वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो 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 हेलो। अब आ रहा है वॉइस? वॉइस आ रहा है कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट कंप्लीट सब कुछ कंप्लीट। ठीक है ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग साइबर क्राइम की स्लाइड पे हम बात करते हैं पहले। एक मिनट एक मिनट। सबके माइक म्यूट रखे और कब चेक करते रहे, आपके माइक तो चालू नहीं प्लीज। तो जैसे कि मैंने बताया कि साइबर क्राइम का थोड़ा मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि क्या होता है साइबर क्राइम, कैसे कैसे डिजिटल लैंडस्केप बढ़ रहा है, एआई आ गई है, टेक्नोलॉजी इनेबल हो गई है, पूरी हाई टेक्नोलॉजी चल रही है, ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं। ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन आज सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर में क्राइम जो है वो कितने भाग में बटे हुए, कितने हिस्सों में बटे हुए। जो पहला क्राइम होता है वो होता है साइबर इनेबल क्राइम्स। इसमें क्या होता है, जैसे लोन ऐप हो गए, सेक्सटॉर्शंस हो गए, फिशिंग हो गए, क्यूआर स्कैम हो गए, जहाँ रियल वर्ल्ड फ्रॉड होते हैं पर टूल डिजिटल होता है। फिर आते हैं साइबर डिपार्टमेंट क्राइम। इनमें क्या होता है, जैसे हैकिंग हो गया, रैंसमवेयर हो गया, डीडॉस हो गया, जहाँ क्राइम का एग्जिस्टेंस ही डिजिटल सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब मैं बात करूं, यहाँ पे छोटी छोटी टर्म लिखी हुई है आपके सामने, जैसे कि डीडॉस और रैंसमवेयर। ये क्या होता है? अब डीडॉस होता है डिनाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटैक। तो इसमें क्या, डिनाइल डिस्ट्रीब्यूशन अटैक में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बॉट्स होते हैं, खूब सारे बॉट होते हैं, टेलीग्राम के बॉट होते हैं, उनको कंबाइन करके एक सिस्टम को टारगेट किया जाता है। इसमें एक सादा सा और होता है डॉस, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। उसमें क्या होता है, तो उसमें बेसिकली आपको सिंगल पर्सन टारगेट किया जाता है, सिंगल विदाउट किसी टेलीग्राम बॉट को लिए या किसी सिंगल एडिटी को लिए, बिना किसी को बनाए एक सिंगल पर्सन को टारगेट किया जा रहा है, बिना ग्रुप बनाए। तो ये दोनों में अंतर होता है बेसिकली। अब इमर्जिंग थ्रेट्स की हम बात करें 2025 में, तो डीप फेक काफी चल रहा है यहाँ पे। डीप फेक जो है आप सभी ने सुना ही होगा। यहाँ पे डीप फेक कैसे आजकल चल रहा है, डीप फेक के आपके पास केसेस आते होंगे, किसी ने फेक इमेज पे किसी और फोटो लगा ली, कुछ और कर लिया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, यूजिंग क्रिप्टो मिक्सर्स हो गए, टोरंडो हो गए, एआई चैटबॉट्स हो गई। अब एआई चैटबॉट्स क्या है कि जिनसे आप अपना काम करवा सकते हो आसान भाषा में, जैसे चैट जीपीटी हो गया आपका। ऐसे ऐसे जो एआई चैटबॉट्स है उनसे आप अपना काम करा सकते हो। फिर उनसे आप अटैकिंग की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, उनसे आप मेटिगेशंस लिखवा सकते हो। ऐसे ऐसे एआई के फीचर्स आ गए। आप चैट जीपीटी को कभी जाके बोलोगे, चैट जीपीटी तो फिर भी अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे एआई चैटबॉट्स है जो आपको पूरा मालवेयर लिख के दे देंगे। फिर क्यूआर बेस्ड यूपीआई पेमेंट फ्रॉड आते हैं हमारे 2025 में। ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स इमर्ज हो रहे हैं। फिर चैलेंजेस क्या होगा इसमें? पहला तो चैलेंज हो गया, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं आपके पास। जब केस आता है तो उसमें बेसिकली आपको ये देखने को मिलता है कि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में पड़ा है। सिग्नल्स हो गए या टेलीग्राम्स के चैनल्स हो गए, ये जो होते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, तो इनको थोड़ा सा डिक्रिप्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या होता है कि आप फिर लैब में भिजवाते हो, सीएफएसएल में भिजवाते हो, एफएसएल में भिजवाते हो इन सब चीजों को। तो क्या होता है, वहाँ पे लॉक तोड़ा जाता है। जैसे हमारे पास एक यूफेट सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू लॉक तोड़ा जाता है। वो डिजिटल फॉरेंसिक का पार्ट है, वो हम एंड में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मोटी मोटी थोड़ा सा बेसिक थ्योरी, फिर हम सारे प्रैक्टिकल सिनेरियोस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पहले वीपीएन, प्रॉक्सी एंड टॉर, हाइडिंग डिजिटल फुटप्रिंट। अब वीपीएन क्या हो गया? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एक सिक्योर टनल क्रिएट करता है यूजर और इंटरनेट के बीच। जब कोई वीपीएन यूज करता है तो उनका रियल आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है और वो किसी दूसरे कंट्री का आईपी दिखाता है। यानी आप बैठे हो इंडिया में, लेकिन आईपी दिखाएगा आपका यूएस का। आप यूएस में बैठे हो, आपका आईपी दिखाएगा कनाडा का। तो वीपीएन से आईपी चेंज हो जाता है बेसिकली। फिर आती है हमारी प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी क्या हो गई? प्रॉक्सी में भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रॉक्सी भी आइडेंटिटी हाइड करता है, लेकिन वीपीएन से कम सिक्योर होता है। जब आप प्रॉक्सी यूज करते हो तो आपका इंटरनेट रिक्वेस्ट एक थर्ड पार्टी सर्वर के थ्रू जाता है। अब कुछ डिफरेंस बात करूं वीपीएन और प्रॉक्सी में, प्रॉक्सी इंक्रिप्ट नहीं करता डेटा को, सिर्फ आईपी चेंज करता है। लेकिन वीपीएन पूरा ट्रैफिक इंक्रिप्ट कर लेता है, साथ ही साथ आईपी भी चेंज कर देता है। प्रॉक्सी सिर्फ ब्राउजर लेवल पर काम करता है, लेकिन आपका जो वीपीएन है वो पूरे आपके सर्वर पर काम करता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है वीपीएन और प्रॉक्सी के अंदर। फिर आता है टॉर। अब टॉर में क्या होता है कि टॉर जो यूज होता है ना, वो डार्क वेब के लिए यूज होता है। मैं आपको डार्क वेब भी बताऊंगा आज, डार्क वेब कैसा होता है। तो जो टॉर होता है ना, वो वीपीएन सॉरी टॉर जो होता है ना, वो डार्क वेब के लिए यूज होता है। इसके थ्रू हम डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि खूब सारे क्राइम्स होते हैं, डार्क वेब से वेपन खरीदे जाते हैं, और भी कोई खूब सारी चीजें होती है, पोर्नोग्राफी होती है वहाँ पे, वेपन डीलिंग होती है, ड्रग्स डीलिंग होती है। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो टॉर पे बनते हैं।
फिर आता है हमारी रिमोट वाइप टू डिलीटिंग एविडेंस इंस्टेंटली। तो इसमें क्या होता है कि जब आप क्राइम साइट पे जाते हो, वहां पे आपको कोई फोन वगैरह मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तो क्या होता है कि आप बस एक स्विच दबाते हो और रिमोटली वो वाइप हो जाता है, सारा डेटा गायब। लेकिन फिर भी डेटा का चांसेस में रिकवर होने का चांसेस रहते हैं, लेकिन डेटा को जब ओवरराइट कर दिया जाता है 0 और 1 से, ऐसे खूब सारे टूल्स है। फाइल शेडर नाम का एक टूल है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि मार्केट में जब आप फोन सेल करते हो अपना, तो उस टूल के थ्रू आप अपना डेटा हटा दो, उसको 0 और 1 से इतना फुल कर दो, इतना फुल कर दो कि वो डेटा रिकवर होगा ही नहीं। डेटा ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार रिकवर किया जा सकता है ओवरराइट होने के बाद, लेकिन 6 से 7 बार जब डेटा ओवरराइट हो जाता है तो उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर क्रॉस बॉर्डर होस्टिंग, ज्यूरिडिक्टिकल डिलेज आ जाते हैं इसमें। फिर क्रॉस बॉर्डर से भी होस्टिंग होती है, कई अलग अलग देशों से होस्टिंग हो रही होती है डार्क वेब पे। लिमिटेड अवेयरनेस है, अभी ट्रेनिंग कम है, तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। फिर अब इसमें इमर्जिंग साइबर क्राइम्स क्या क्या होगा यहाँ पे। इमर्जिंग साइबर क्राइम, जो पहला इमर्जिंग साइबर क्राइम हो गया वो एआई पावर एक्सट्रैक्शन है। इसमें डीप फेस का स्वैप या टूल्स लाइक डीप फेस लैब, ये टूल्स जो यहाँ पे लिखे हुए काफी कमाल के टूल है, आप इन नाम को नोट कर लेना। डीप फेक को डिटेक्ट करने के टूल से डीप फेस लैब एक अच्छा टूल है, जो डीप फेक आपको डिटेक्ट करके दे देता है। विक्टिम्स ब्लैकमेल करता है यूजिंग एआई जनरेटेड मीडिया टूल से। फिर हैश एक्सट्रैक्शन आ गया। अब हैश क्या है? हैश एक फिक्स लेंथ मैथमेटिकल वैल्यू है। तो क्या होता है, जब भी आपकी, मान लीजिए आपने एक पेन ड्राइव ली, उस पेन ड्राइव में आपने डेटा भरा, और डेटा भरने के बाद आपने उसका हैश जनरेट कर लिया। अब क्या होगा, अब मान लीजिए आपने उसमें थोड़ा सा भी चेंज किया, उसमें एक अक्षर का, एक अल्फाबेट का, एक डॉट का भी चेंज किया, तो जो हैश जनरेट हो रखा था ना ओरिजिनल का, वो पूरा के पूरा चेंज हो जाएगा। तो उससे पता चलेगा कि हाँ भाई, इसके साथ इंटीग्रिटी लॉस हुई है, कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ हुआ है, और एविडेंस के साथ टेम्पर हुआ है। फिर रिवर्स इमेज सर्च, इसके भी खूब सारे टूल है। मैं आपको जैसे कि कुछ टूल्स का प्रैक्टिकल यहाँ पे करके बताता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गूगल पे जाना है, और यहाँ लिखना है ओसिंट। तो यहाँ पे जब आप ओसिंट लिखोगे तो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी, ओसिंट फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे आप ये जो सारे टूल देख रहे हो ना, इसमें से कुछ फ्री है, कुछ पेड है, कुछ फ्री है, कुछ पेड है। यहाँ पे हर एक कैटेगरी में हर एक टूल दे रखा है। यहाँ पे इमेज का भी दे रखा है, डार्क वेब का भी दे रखा है, डिजिटल करेंसी का भी दे रखा है, डेटिंग का भी दे रखा है, इमेज एंड वीडियो डॉक्स भी दे रखे हैं। तो अब मैं इसको सर्च करता हूँ, जैसे मुझे रिवर्स इमेज देखनी है यहाँ पे, तो इमेजेस के सेक्शन के अंदर गया। अब इंस्टाग्राम, मेटा डेटा, फॉरेंसिक, ओसीआर। तो मैं थोड़ा और अंदर चलता हूँ इसके अंदर, और एक्सप्लोर करता हूँ इसको। अब एआई टूल्स आ गए यहाँ पे। ये चैट जीपीटी आ गया, ये वॉर्म चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी और वॉर्म चैट जीपीटी दोनों अलग अलग है। कोई टूल मान लो आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, कई बार कुछ टूल होते हैं जो ओसिन में नहीं मिलता, आप डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कर लो, आपको वहां मिल जाएंगे, आपको डायरेक्ट ओसिन टूल। तो यहाँ पे जैसे इमेजेस है, अब इमेजेस के अंदर मैं सर्च के अंदर गया, तो सर्च के अंदर मुझे और इतने सारे टूल मिल गए, भर भर के टूल मिल गए। ये सारे फ्री टूल है ऑलमोस्ट। अब मेरे को मान लीजिए कोई, मैं ये लेता हूँ टिनियाई रिवर्स सर्च इमेज टूल, इस पे सर्च करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस पे कोई यूआरएल डालूं या कोई इमेज डालूं जो मेरे पास पड़ी हो, तो इसको मैच करके बताएगा कि उसके अंदर कितना डेटा है कि नहीं। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज हो तो। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक इमेज है, मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, तो ये सर्च करेगा पहले तो रिवर्स इमेज। ये दिखेगा कि इससे मिलती जुलती कोई इमेज है या नहीं है। तो इससे मिलती जुलती जितनी भी इमेजेस थी इसने मेरे को लाके दे दी, सारी के सारी इमेजेस। ये देखिए यहाँ पे, और कहाँ कहाँ अपलोडेड है, कहाँ कहाँ कौन सी इमेज है, वो सारी की सारी इमेजेस लाके दे दी। शटर स्टॉक्स पे लाके दे दी, आलमी पे लाके दे दी, स्टॉक एडोब पे लाके दे दी। तो जहाँ जहाँ सारी सारी इमेजेस अपलोड है, तो ये वहां से मेरे को सारी इमेजेस लाके दे। वैसे ही आप यहाँ पे अपलोड इमेज में जाके क्या कर सकते हो, किसी इंसान की फोटो अपलोड कर सकते हो, आपको इमेज सर्च करनी है, तो ये वेबसाइट आप लिख सकते हो, यहाँ उस साइट में डायरेक्ट जाके यहाँ से टूल है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। वैसे यहाँ पे खूब सारे टूल है, ये सिंगल टूल नहीं है, पर खैर मैं आपको सब एक एक करके बताता जाऊंगा। फिर जो रिवर्स इमेज हो गया, फिर एक्सिव डेटा। अब एक्सिव डेटा क्या होता है? एक्सिव डेटा मतलब मेटा डेटा हो गया। अब मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद आपने कोई सामान वामान खरीदा,
ठीक है। आप जब पैकेट को पलटते हो, उसको उसका बैकएंड देखते हो, तो वहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, लाइक कितना प्रोटीन है, कितनी कार्ब्स है, कितना फैट है। तो वैसे ही क्या होता है ना, हर एक इमेज का मेटा डेटा होता है कि कब खींची गई, कब बनी इमेज, कौन से फोन से खींची गई, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो उसको भी हम पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि एक्सिव का एक अच्छा टूल है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे लिखूँ अपेरी सोल। ये एक्सिव का एक बहुत शानदार टूल है। अब इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इमेज सिलेक्ट करता हूँ। अब मान लीजिए स्टेगनोग्राफी डेटा है। अब स्टेगनोग्राफी डेटा क्या होता है कि मान लीजिए किसी इमेज के अंदर मैसेज छुपा दिया गया, उसके अंदर हाइड कर दिया गया और फिर आगे भेज दिया गया। तो कोई इमेज देखेगा, स्टेगनोग्राफी वाला जो होगा उसको पता चलेगा कि इस इमेज में कोई ना कोई डेटा है। तो इस वेबसाइट से हम स्टेगनोग्राफी डेटा निकाल सकते हैं इमेजेस के अंदर से। अब देखने में तो ये साधारण सी इमेज लगती है, ठीक है, इसमें क्या ही होगा। अब मैंने इसमें कुछ मैसेज छुपा दिया, तो अब ये क्या करेगा, इसको ये अलग अलग कलर में तोड़ेगा, रेड में तोड़ेगा, ग्रीन में तोड़ेगा, ब्लू में तोड़ेगा, क्योंकि हमारे जो कलर जो बनते हैं वो आरजीबी से बनते हैं। तो इसलिए आरजीबी में पूरा कलर को तोड़ेगा, ये पूरा इस इमेज को स्कैन करेगा, पूरा एक एक डेटा बताएगा। अब देखो यहाँ पे इसका पूरा मेटा डेटा बता रहा है। अब क्या क्या बता रहा है, एक तो पहले फाइल नेम आ गया, ठीक है, फाइल की साइज आ गई, फाइल लास्ट कब मॉडिफाई हुई थी, फाइल लास्ट कब एक्सेस हुई थी, ठीक है, फाइल का, फाइल के पास परमिशन क्या क्या है, रीड राइट है, राइट राइट है, फाइल की टाइप क्या है, इमेज की विड्थ, इमेज की हाइट, इनकोडिंग प्रोसेस क्या है इसका। मतलब छोटा से छोटा मेटा डेटा इसमें दे रखा है। ये और नीचे जाऊंगा तो मुझे स्ट्रिंग इसमें मिलेगा, आपको खजाना। ये जो दिख रहा है ना स्ट्रिंग, इसमें आपको सारी चीजें मिलेगी। इसमें आपको मिलेगा स्टेगनोग्राफी डेटा, यहाँ पे ही वो मैसेज दिखेगा आपको इसके अंदर। अब जैसे कि इस इमेज के अंदर एक टू 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 करके मैंने कुछ डाल रखा था, ठीक है, तो ये देखो टू 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 पूरा आ गया। अब इमेज दिखने में तो साधारण सी दिख रही है आपको, यहाँ पे कहीं टू 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 कहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जब मैंने इस इमेज को तोड़ा, तो इसमें एक स्ट्रिंग निकली, वो निकली टू 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 टू। तो ये इमेज, ये स्ट्रिंग मैंने इसमें डाल रखी थी, तो इसलिए यहाँ से ये निकली टू 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 करके पूरी। तो वैसे ही आपके पास कोई इमेज आपको लगता है इमेज सस्पिशियस है, या कहीं ऐसी इमेज है जिससे थ्रू मैसेज मैसेज जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, तो वहां से आप इस वेबसाइट का यूज करके वो निकाल सकते हो। अब देखो इसने क्या किया, पहले तो सुपर इम्पोज में इसने तोड़ा। अब कैसे तोड़ा ये देखना, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। इसने हर एक एक पिक्सल को तोड़ा, हर एक एक पिक्सल को पिक्सल में बताएगा, पिक्सल में तो कोई डेटा नहीं छुपा हुआ। देखो रेड में दिखा रहा है, रेड में कोई डेटा नहीं, ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन में भी ऐसा कुछ नहीं है छुपने जैसा। मैंने स्ट्रिंग इसके इमेज के अंदर छुपाई थी, ना कि पिक्सल्स के अंदर। ये पिक्सल्स का बता रहा है आपको कि पिक्सल्स के अंदर कोई डेटा होगा तो वो बताएगा। लेकिन आप नीचे जाओगे स्ट्रिंग में, यहाँ पे तो आपको छुपा हुआ डेटा बता देगा ये पूरा का पूरा। यहाँ पे देखने में तो एकदम साधारण सी इमेज थी, किसको पता था इसके अंदर टू 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 लिखा हुआ है। जब मैंने तोड़ा तो तब पता चला इसके अंदर टू 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 लिखा है। वैसे जरूरी नहीं ये जो स्ट्रिंग दिख रही है काम की नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीजें छुपाई जा सकती है, उसको स्टेगनोग्राफी डेटा कहता है। अब इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एआई पावर एक्सट्रैक्शन का केस आ जाता है, डीप फेस का कोई केस आ जाता है, तो आप पहले तो फाइल का हैश निकालिए, उसकी एक रिवर्स इमेज सर्च कीजिए। अब उसकी रिवर्स इमेज जो है वो सर्च कीजिए। जो रिवर्स इमेज सर्च का टूल है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके ऊपर जाके रिवर्स इमेज सर्च कीजिए, वैसी कोई मिलती जुलती इमेज आपको मिलती है क्या। फिर उसका मेटा डेटा देखिए, जो टूल मैंने आपको बताया। फिर प्लेटफॉर्म पे ट्रेस कीजिए, लेटर जो लेटर लूटर भेजना होता है उसके थ्रू आप भेज के ट्रेस कर सकते हो। ये तो एक बेसिक फंडा ही है हर पुलिस स्टेशन में। टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, रिट्राइव लॉग्स को रिट्राइव कीजिए। फिर यूज कीजिए आप वॉइस या वीडियो डिफेक्ट डिटेक्शन टूल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर है, सेंसिटी है। ये एक अच्छे टूल है जो डीप फेक को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर नॉर्म एक टूल और है मैं आपको बताता हूँ डीप फेक डिटेक्ट करने का। अब यहाँ पे क्या है, ये फ्री टूल है, ठीक है, ये कभी पेड भी होता है लेकिन इसकी एक लिमिट है, लिमिट के अंदर आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक फ्री टूल भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये पेड टूल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो डीप फेक वीडियो आपके पास आई है उस वो जाके यहाँ से अपलोड करना है। अपलोड करोगे, ऐसे मेरे पास अभी कोई डीप फेक का कोई एग्जांपल पड़ा नहीं है, वीडियो वीडियो कुछ है नहीं मेरे पास। अगर आपके पास है तो यहाँ पे अपलोड करके देखो यहाँ पे, तो आपको डीप फेक डिटेक्शन करके बता देगा कि वीडियो डीप फेक है या ओरिजिनल है। एक टूल मैं आपको और बता देता हूँ, डीप फेस यूआई। ये एक टूल और है, ये ऐसा टूल है, ये स्क्रिप्टेड टूल है। आजकल क्या है, मार्केट में दो टाइप के टूल अवेलेबल है। एक तो वो टूल जो जीयूआई के साथ होता है, जीयूआई माने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इस टाइप का टूल जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रखा है, यूज करने में एकदम इजी है, कोई माता पच्ची नहीं है, यूज करने में एकदम साधारण सा टूल, आप खोलो और यूज करो। एक होते हैं गिटहब वाले टूल। लेकिन जो गिटहब वाले टूल होते हैं ना वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये चीज याद रखना आप लोग। देखो इसमें क्या क्या फीचर दे रखे हैं। इसको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर सिंपल है, आपके पास लिनक्स होना चाहिए। लिनक्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, काली लिनक्स लिखो यहाँ पे और ये इसकी वेबसाइट पे चले जाओ। ये काली लिनक्स जो है ना, एक हैकिंग प्लेटफॉर्म है, यूं समझ लो आप, इसमें आपको फ्री टूल मिलेंगे खूब सारे। आपको अपने सिस्टम में ये डाल के रखना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे टूल है जो आपको इन्वेस्टिगेशन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपका टाइम बचाएंगे, और इन्वेस्टिगेशन एक इफेक्टिव मैनर में होगी आपकी। तो अब मान लीजिए मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ यहाँ से, यहाँ बनी बनाई वर्चुअल मशीन ही डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लो, VMware ये वाली डाउनलोड कर लो, या वर्चुअल बॉक्स ही कर लो। और VMware और वर्चुअल बॉक्स क्या है, ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, यानी जो मेरा ओरिजिनल लैपटॉप है उसके अंदर मैं एक और सिस्टम बना दूंगा जो मेरा ओरिजिनल लैपटॉप को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो भी हरकत होगी उस एक इन्वायरमेंट के अंदर होगी। ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, तो ये वर्चुअल बॉक्स यहाँ पे मेरा काली बना हुआ है, एक विंडोज बना हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं काली स्टार्ट करूँ तो काली का कुछ इंटरफेस मैं आपको बताता हूँ कैसा दिखता है काली। ये जब तक चालू होता है तब तक हम पीपीटी थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो आपको इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पता चल गया कि आपके पास कोई डीप फेक का केस आता है तो आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। पहले आप मेल मत कीजिए, पहले आप उसका हैश निकालिए, उसकी रिवर्स इमेज सर्च कीजिए, एक्सिव डेटा निकालिए, फिर आप लेटर की प्रोसीजर की तरफ बढ़े। मान तो इसमें क्या हो सकता है कि मान लो आपको डीफेक का आपके पास कोई केस आया, डीफेक की इमेज तो आपको वहां से मिल ही जाएगी, डीफेक की वीडियो आपको सोशल मीडिया से मिल ही जाएगी। मान लीजिए उसके एक्सिव, लेकिन ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई अपेरी सॉल्व, ये क्या करती है कि ओवरराइट हुए हुए डेटा को भी निकाल लेती है बाहर। इसलिए मैंने ये वेबसाइट आपको बताया, आप एक बार इस वेबसाइट का यूज करना। आपके पास कोई डीप फेक वीडियो पड़ी हो तो इसके ऊपर अपलोड करके देखो, आई एम डैम श्योर आपको इसके अंदर मेटा डेटा तो मिल ही जाएगा। तो फिर आप इसका यूज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो टूल है आपने ये यूज किया है।
ओके। हाँ, वो देखिए आपका ये वो आपकी बात सही है, मैं एग्री हूँ आपकी बात से पूरा। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने बताया गिटहब पे खूब सारे टूल्स होते हैं, कई बार काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है कि आप डिफेस ये भी है कि आपको मेटा डेटा नहीं मिलता है। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे कई बार इमेजेस जो शेयर करते हैं ना, व्हाट्सएप खुद मेटा डेटा हटा देता है कई बार। कुछ केसेज़ में व्हाट्सएप खुद मेटा डेटा रिमूव कर लेता है। ऑलमोस्ट रिमूव कर ही लेता है, इंस्टाग्राम भी रिमूव कर लेता है मेटा डेटा। वो खुद का अपना मेटा बट फिर भी हम मेटा डेटा निकाल ही लेते हैं। फिर भी हमारे पास टूल्स है ऐसे जिसके थ्रू मेटा डेटा निकल जाता है। कुछ गिटहब टूल्स है, कुछ हमारी बनाई हुई स्क्रिप्ट्स है लिनक्स की, जिनके थ्रू मेटा डेटा निकलता है। मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये काले का इंटरफेस है। मैं आपका क्वेश्चन अपने पास रख रहा हूँ। मैं जाते-जाते आपका क्वेश्चन पूरा डिस्कस करके जाऊँगा डीपफेक के ऊपर कि आपको कैसे एक टूल अच्छे खासे से अगर रिमूव भी हो गया है तो आपको कैसे निकाल के देगा। मैं आपको पूरा बताऊँगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो ये बेसिकली काली लिनक्स का इंट्रोडक्शन है। ये काली लिनक्स ऐसा दिखता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि इसमें खूब सारे बन टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस हो गया। तो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। अगर आप इन टूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आपके आगे आधे केस यहीं से सॉल्व हो जाएँगे। ये समझो। अब मैं डीफेक के वापस चर्चा पे आता हूँ। तो जैसा कि सर ने बोला कि डीफेक के उनके काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं कि डीफेक टूल्स होके भी मेटा डेटा रिमूव होके भी कई बार रिकवरी नहीं हो पाती है। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। अब आ रहा है? हेलो। हाँ, आ रहा है। ठीक है। वो स्क्रीन शेयर करना सर। स्क्रीन शेयर है मेरी। आ रही स्क्रीन शो हो रही है हाँ आपको? हाँ सर। हाँ हाँ, हो रही। वॉल्यूम चला गया क्या? हाँ, आ रही है। हेलो, हेलो। ठीक है। तो हाँ। तो जैसा कि सर बोल रहे थे कि प्राइवेट जब डेटा होता है और मेटा डेटा रिमूव नहीं होता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सस्पेक्ट या विक्टिम डिवाइस से ओरिजिनल वीडियो आप एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है? ओरिजिनल वीडियो अगर आपके पास है तो वो एक्सट्रैक्ट करवाओ पहले। फिर आप फॉरेंसिक टूल जैसे यूज कर सकते हो, सेलिब्राइट, मैग्नेट एक्सॉम है, या उनकी डिलीटेड कैश से। अब जो आपने बोला कि डेटा प्राइवेट होता है उनको कैसे निकाला जा सकता है, तो उसका एक तरीका है कैश से। जो कैसे होती है हमारे फोन में, हमारे ब्राउजर में स्टोर होती है, हम उसको मैनिपुलेट करके वो चीज़ निकाल सकते हैं। वो प्रोसेस थोड़ा-सा लेंथी होता है, वो प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ आपको कि अगर आप कैशे को मैनिपुलेट करना सीख लेते हो, तो आप 100% उसकी प्राइवेसी तोड़ सकते हो। ओके, ठीक है।
हाँ हाँ, थोड़ा लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो आपने जैसा बोला कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको इसी पे एक टूल बताना चाहूंगा। आपका आपकी जो क्वेरी है ना, वो ये टूल आपको पूरा करके देगा। ये टूल इतना एडवांस है कि ये वो मेटा डेटा निकाल के दे देता है, वो डीफेक्ट डिटेक्ट कर लेता है जो प्राइवेट पार्ट में पड़ा है। इसके पास इतनी अच्छी एपीआईज है, इतनी अच्छी इसकी स्क्रिप्ट है। ये हमने यूज किया है, हमारे 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 केसेस में हमने खुद ने यूज किया ये टूल्स। बिलीव मी, ये टूल बहुत अच्छा है, आप एक बार यूज करके देखना इस टूल को। आप इस टूल का नेम नोट कर लो। आपको मार्केट में खूब सारे टूल मिलेंगे, लेकिन ये जो हिम मॉडरेशन आपने कभी यूज किया है? ओके। तो आपका मेन कंसर्न ये होता है कि मेटा डेटा कैसे निकाला जाए अगर मेटा डेटा रिमूव्ड है तो। ठीक है, हम लास्ट में कंटिन्यू करते हैं इसको। सर वो जो डीप फेस डॉट यूआई वो कैसे इंस्टॉल हुआ होगा काली में, वो थोड़ा बता दीजिए। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है टूल। ये यहाँ से आपको कॉपी करना है इसको, ये यहाँ से ऐसे इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे जाके आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेना है इसका। ये आप जब कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, यहाँ पे आपको लिखना है गिट क्लोन। गिट क्लोन लिख के पेस्ट कर देना है। जब आप लिंक को पेस्ट करोगे यहाँ पे, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा। इसके आगे का प्रोसीजर वहीं इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई, इसको कैसे चलाना है उस गिट हब के फोल्डर पे ही उसकी सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है यहाँ पे। सर एक रिक्वेस्ट है, हाँ काफी जी, बार बोलिए। पूरी क्लास ले नहीं पाते हैं, तो इसलिए सर रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड लास्ट में सर एक बार प्रोवाइड करवा देते, क्लास रिकॉर्डेड स्टार्ट कर देते। मेरे पास अभी इसकी रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं है, बट मैं इसकी ठीक है एक बार रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेता हूँ। सागर जी कर लेंगे, वो आपको शेयर कर लेंगे। थैंक यू सर। फिर हमारे पास जो दूसरे टाइप के स्कैम आते हैं, वो उसमें क्या होता है कि आपके यूपीआई फिशिंग स्कैम्स आ गए। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके यूपीआई के कई सारे आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, इतना अलग अलग तरीके के स्कैम हो रहे हैं ना। ट्रिक यूजर को ट्रिक किया जाता है, क्यूआर कोड पे स्कैन करा के ऑथराइज पेमेंट दिखाया जाता है। अभी बीच में वो चीजें चल भी रही थी कि अभी जो मार्केट में ये बोलने वाली मशीन आई, वो क्यों आई? वो इसीलिए आई क्योंकि क्यूआर और यूपीआई फिशिंग स्कैम हो रहे थे। यानी पैसे जा नहीं रहे, फिर भी वो बता रहा है कि पैसे चले गए, फेक टूल की वजह से, फेक मोड एपीके की वजह से। तो ऐसे कई जनों को लॉस भी हुआ है, कई जनों को नुकसान भी हुआ है इस चीज में। तो इससे क्या है, वो पेलोड होता है। पेलोड क्या होता है? पेलोड एक छोटा सा मालवेयर समझ लो या वायरस समझ लो, उस टाइप का। तो वो होता है पेलोड, जिसको बनाया जाता है किसी मोटिव के लिए, फिर उसको कहीं भेज दिया जाता है। तो वो क्या करता है कि भेजने के बाद वो आपको सारा एक्सेस दे देता है। अब इसको एनालिसिस करना है, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या होगा इसके। फ्रॉडस्टर सेंड ए फेक रिफंड लिंक क्यूआर टू ट्रिक विक्टिम इनटू स्कैनिंग एंड ऑथराइजिंग पेमेंट। तो इसमें क्या क्या, एक फ्रॉड बंदे ने एक फेक ईमेल लिंक, एक फेक रिफंड लिंक शेयर किया, और किसी इंसान को ट्रिक किया कि वो ओरिजिनल है, और उसने उसको स्कैन किया और अनऑथराइज उसका ऑथराइज पेमेंट लगा, तो उसका पेमेंट हो गया। अब इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कैसे हो सकता है? यूज क्यूआर कोड। आपके पास अगर क्यूआर कोड है जहाँ पे आपने पेमेंट किया होगा, तो क्यूआर कोड तो होगा ही होगा। तो क्या होता है ना कि कोई भी ऐप, कैसा भी ऐप, अगर वो मोड है, मालवेयर है, कुछ भी है,
जब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है, यानी उसको पकड़ा जाता है, ऐप को अपनी कस्टडी में लिया जाता है, तब हम उस ऐप को तोड़ते हैं। अभी एक केस में आपको बताऊं, बीच में एक डीमार्ट की एप्लीकेशन चली थी, काफी फेसबुक पे काफी वायरल हो गई थी डीमार्ट की एप्लीकेशन एक। तो उसमें क्या था, वो जब केस हमारे पास आया, हमने वो केस देखा, डीमार्ट के एप्लीकेशन से लोग सामान खरीद रहे, पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन उनको सामान डिलीवर नहीं हो, क्योंकि फेक एप्लीकेशन था पूरा के पूरा। तो हमने केस हमारे पास आया, और जब हमने ऐप को डाउनलोड किया और हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब उसको पूरा तोड़ा ऐप को, उसके कोड देखे, उसके कोड के स्ट्रक्चर को देखा पूरा। तो जब कोड के स्ट्रक्चर को देखा तो हमें पता चला कि इसमें काफी सारे यूआरएल्स थे जो दूसरे दूसरे सर्वर पर कनेक्ट कर रहे थे। तो उससे अपने को हमको बहुत सारी आईपीज मिली, उस आईपीज को हम जोड़ते गए, नोड बनाते गए, तो हमें ओरिजिनल आईपी भी मिली उसकी। तो हम ऐसे करके उस पर्सन तक पहुंच गए जिसने ये ऐप बनाया था। फिर वो अरेस्ट हुआ, और बाकी की स्टोरी आपको पता ही होती है आगे की। तो इसमें भी ऐसे ही होता है कि क्यूआर कोड जब आपको मिल जाता है, तो क्यूआर कोड की आप क्या कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करो। क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पर आपको रीडायरेक्ट जरूर करेगा, कहीं ना कहीं लिंक पे रीडायरेक्ट करेगा। उस लिंक को बस एनालिसिस करना होता है अच्छे से, उसमें भी मेटा डेटा होता है, उसका मेटा डेटा निकाले, यूपीआई ऐप से या बैक ट्रैक से, मर्चेंट मर्चेंट मिलेगा आपको वहां पे, आईपी तो मिल ही जाएगी, वो क्यूआर कोड कौन सी आईपी पे ले जा रहा है आपको, उसकी आईपी निकाल लीजिए वहां से। आईपी निकालने के लिए भी खूब सारे टूल है, मैं आपको टूल बता देता हूँ। और जैसे कि ये आईपी एड्रेस के टूल है। एक टूल आप और लिखिए यहाँ पे, वेब एनालाइजर। आप लिखिए वेब चेक। चेक तो इसमें खोल नहीं रहा है। तो ये एक टूल है वेब चेक। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, वेब चेक में जाके यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मेरे को है ना किसी वेबसाइट का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी वेबसाइट को उठा लेता हूँ यहाँ से, और इसको कॉपी करता हूँ उसका यूआरएल, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कुछ केसेस में यूआरएल ये नहीं लेता है, देखते ये लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, इसने यूआरएल लिया। अब इसने यूआरएल लिया तो इसने मेरे को क्या क्या चीजें दे दी। पहले तो इसने मेरे को ये बता दिया एसएसएल सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है। डोमेन हुईज आ गया, इसका डोमेन कौन सा, aperisol.com आ गया। अब कब क्रिएट हुआ था, 11 जुलाई 2022 में बना था। अपडेट कब हुआ, 25 मई 2024 को अपडेट हुआ। एक्सपायर कब होगा, 11 जुलाई 2025 में एक्सपायर हो जाएगा। तो इसने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बात आती है यहाँ पे हेडर की। अब हेडर्स जो होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट चीज होती है हेडर्स। हेडर्स में आपको काफी चीजें मिलती है, मेटा डेटा वहीं से निकलता है हेडर्स में से काफी चीजें। तो इसने मेरे को एक यूआरएल दिया जहाँ पे ये और रीडायरेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा नीचे चलूंगा तो और काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसने मेरे को आईपी भी दे दी, लो जी, ये लो डीएनएस रिकॉर्ड की आईपी दे दी, कितने आईपी से स्विच हुआ, यहाँ पे आईपी आ गई मेरे पास इस वेबसाइट की। तो आपके पास ऐसा कोई यूआरएल मिलता है ना आपको, तो इस वेबसाइट पे डालो आप, उस पे देखो कि उस पे क्या क्या एक्टिव, कौन सी टेक्नोलॉजी में वो वेबसाइट बनी है। और जब आपके पास आईपी आ जाती है ना, तो आपके पास इन्वेस्टिगेशन काफी स्मूथली थोड़ा चलने लगता है। तो आपको पता चला चलो वीपीएन यूज हुआ है, तो हम वीपीएन का भी पता लगा लेते हैं कि वीपीएन को मेल कर लिया तो वीपीएन से अपने को वापस रिसीव हो जाता है कि हाँ ये हमने यूज किया है, तो हमें काफी चीजें प्रोवाइड हो जाती है। सागर जी, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ सर। नहीं, नहीं है सर। सर यानी आप कुछ बता नहीं रहे, यानी कोई पीपीटी वीपीटी नहीं खुल रहा है? पीपीटी ब्लर है। नहीं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, पीपीटी नहीं चल रहा है। तो सर नहीं कुछ दिखा, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं दिखा, खाली स्क्रीन ही दिख रही थी, आप बोल रहे थे ऐसा। अरे मेरे को बताइए वापस ये, एक मिनट में आपको वापस शेयर करता हूँ, ये लीजिए। अब दिख रही है स्क्रीन आपको? हाँ हाँ दिख रही है।
इसकी नाम है। तो वेब चेक में बता रहा था, ये वेबसाइट पे आप जाइए। वेब चेक मैं आपको शुरू से वापस बता देता हूँ। आप इस वेबसाइट पे जाइए, लिखिए webcheck.xyz लिखिए और यहाँ पे जो है यूआरएल पेस्ट कीजिए और एनालाइज यूआरएल कीजिए। जब आप एनालाइज यूआरएल करोगे ना तो डोमेन हुईज देखिए इसका पहले, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कब क्रिएट हुआ है, कब अपडेट हुआ है, रजिस्ट्री कब हुई है, एक्सपायर कब होगा। फिर यहाँ पे आ जाएगी आईपी। डीएनएस रिकॉर्ड में चलोगे तो यहाँ पे आईपी शो होगी आपको, यहाँ पे आपको आईपी शो हो रही है। नोट सी हेलो, स्क्रीन शो हो रही है मेरी सबको? हाँ सर, हाँ मैंने हो जस्ट रही खत्म। हो रही है सर, हो रही है। ठीक है ठीक है। फिर यहाँ पे आप चलोगे, अब इसमें टीएलएस हैंडशेक बताएगा कि ये कौन से एंड्रॉइड वर्जन में ये वेबसाइट चल सकती है और कौन से ब्राउजर में ये वेबसाइट चल सकती है। ये पूरा कच्चा चीटा देखे हुए। एक चीज और बताएगा आपको, ये ब्लॉक लिस्ट। अब ब्लॉक लिस्ट में ये बताएगा कि इसको कौन सी वेबसाइट ने इस वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है, यानी सस्पिशियस होगी तभी कोई वेबसाइट ने इसको ब्लॉक कर रखा होगा। तो ये वेबसाइट बहुत काम की है। अब यहाँ पे एक वेबसाइट है क्रोम 49, यानी क्रोम का कोई वर्जन है 49, उसमें ये ब्लॉक्ड है वेबसाइट। एंड्रॉइड 2.3.7 में भी ये वेबसाइट ब्लॉक है, नहीं चलेगी उसमें भी। तो इसने पूरा बता दिया कि कहाँ चलेगी, कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी। इसके साथ एक वेबसाइट और बताता हूँ मैं आपको, वेबैक मशीन, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन में भर भर के हेल्प करेगी। अब मान लीजिए मुझे ये है ना इंटरनेट की टाइम मशीन है, वेबैक मशीन। ये इंटरनेट की टाइम मशीन है पूरी। ये आपको वेबसाइट का पूरा कच्चा चीटा बता देगी। वेबसाइट जब पहले 2014 में बनी थी तो कैसी दिखती थी। मान लीजिए मैं यहाँ पे यूआरएल डाल के पेस्ट करता हूँ। ये 1 मिनट, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो, ये जो ट्रैफिक शो हो रहा है ना 2022 में, यानी ये वेबसाइट जो है ना 2022 में बनी थी। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये ट्रैफिक शो हो रहा है। अब मेरे को देखना है कि ये 2022 में वेबसाइट आखिर में दिखती कैसी थी। तो मैं 2022 पे गया, अगस्त में गया। अब मान लो मुझे अगस्त 12 में देखना है ये वेबसाइट कितने बजे कैसी दिखती थी। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो देखो इस वेबसाइट का पूरा 2022 में वेबसाइट कैसी दिखती थी, यानी 12 सितंबर मैंने अभी आपको दिखाई वो अलग थी, और ये देखो 2012 की दिखा रही है, 2012 में ऐसी दिखती थी। तो ये वेबैक मशीन जो है ना, वेबैक मशीन का हम उपयोग कहाँ ले सकते हैं। अब मान लो आपके पास कोई केस आ जाता है कि इस वेबसाइट ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, कोई लोन का फ्रॉड कर दिया या कुछ ऐसा वैसा फ्रॉड कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट में उस वेबसाइट को डालो और देखो कि यह वेबसाइट कितने सालों से एक्टिव है। और जब एक्टिव है इसके क्या पता 2014 में कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर मिल जाए आपको जिससे आप कांटेक्ट कर पाओ। तो आप कई बार हो जाता है ना कि कुछ चीजें 2 साल बाद मिलती नहीं है, तो केस बंद करने पड़ते हैं। तो इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो कि उन वेबसाइट का कच्चा चीटा निकाल सकते हो पूरा के पूरा। अब आपके आ जाते हैं क्रिप्टो स्कैम, या यूट्यूब हो रहे हैं या टेलीग्राम से हो रहे हैं या व्हाट्सएप से हो रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि आपको एक कॉल आ रहा है, कॉल आते हैं और बोलते हैं कि ये नंबर डायल करो, *62# करके कुछ डायल करो और आपका सारे फॉरवर्डिंग चालू हो जाते हैं। तो वहां से आपके स्कैम होने चालू हो जाते हैं। लोग क्रिप्टो में पैसे डालते हैं, फिर उनको उनको पहले तो पैसे दिए जाते हैं, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो अकाउंट बंद करके चले जाते हैं। उनको कैसे पकड़ना है। अब क्या होता है ना, जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना वो नॉन ट्रेसेबल होती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज मॉडल है क्रिप्टो बोले तो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं से तो करता है ये बंदा। मान लो आप, मेरा क्रिप्टो है, मैं क्रिप्टो के अंदर पैसे डालने के लिए कहीं ना कहीं से ट्रांजैक्शन तो करूंगा ही करूंगा, मेरा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ तो ऐड करूंगा ही करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ बिना ऐड किए डायरेक्ट बैंक से पैसे कट जाएंगे।
तो आपके पास एक ट्रांजैक्शन हैश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ पे विक्टिम वॉलेट में। फिर यहाँ पे एक टूल है चेन एनालिसिस, इसको आप यूज कर सकते हो क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के लिए, पेड टूल है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा इस वेबसाइट में। मैं आपको अभी थोड़ा फटाफट खत्म कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेशन वो जो है डीएफ का है पूरा, तो मुझे आपको उससे पहले थोड़ा डार्क वेब का भी इंट्रोडक्शन देना है। तो इस टूल का आप यूज करके क्रिप्टो को ट्रैक कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मॉनिटर मिक्सर्स एंड टम्बलर्स कोऑर्डिनेट्स विद एक्सचेंज केवाईसी डेटा मंगवा सकते हो, ठीक है, विक्टिम के वॉलेट का। अगर आपके पास कोई क्रिप्टो का केस आता है जिसमें प्रॉमिस ऑफ हाई रिटर्न या फेक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट लिंक वॉलेट ड्रेन्ड आफ्टर यूज ऑफ डिपॉजिट फंड, यानी किसी ने प्रॉमिस किया आपको अच्छा फंड देगा, उसके बाद डिपॉजिट करने के बाद वो बंद करके चला गया, तो उससे इस यहाँ पे मदद करते हैं चेन एनालिसिस टूल। बहुत काम का टूल है, बहुत अच्छा टूल है, फ्री भी चलता है और थोड़ा पेड भी चलता है ये। फिर हम आते हैं थोड़ा केस स्टडी पे। मान लीजिए एक ए वुमेन डाउनलोडेड ए लोन ऐप फ्रॉम ए गूगल कॉम, द ऐप आस्क्ड फॉर एक्सेस टू कॉन्टेक्ट, मतलब एक औरत है और उसने क्या किया कि गूगल कॉम से एक ऐप डाउनलोड किया, और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसका गैलरी का एक्सेस, उसके कैमरे का एक्सेस और सबका एक्सेस उस ऐप ने ले लिया। अब आपके फोन में जितने भी ऐप है ना, उन फोनों में सबके पास जितने भी ऐप है उनके पास आपका एक्सेस होता है, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस होता है, ठीक है, आपके सॉरी व्हाट्सएप के पास सबका एक्सेस होता है, कैमरे का एक्सेस होता है, गैलरी का एक्सेस होता है, ऑडियो का एक्सेस होता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप जूते खरीदने की बात करो और एकदम से एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं, तो क्या है, फोन आपकी बातें सुनता है बेसिकली। मान लीजिए इसमें फोन गैलरी है और इसमें इसको ब्लैकमेल किया कि भाई 50,000 दे वरना फोटो वायरल कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, पहला इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, इसमें विक्टिम सपोर्ट एफआईआर होगी, ठीक है। फिर एपीआई को क्या करो कि इस फोन से निकालो, ठीक है। आप जब फोरेंसिक लैब में भेजते हो तो वो क्या करते हैं, फोन को उसकी बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। अब रिवर्स इंजीनियरिंग एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग है क्या, बहुत ही कमाल की चीज है। एपीके को उस ऐप फोन से निकाला, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की, जैसे मैंने आपको बताया हमने डीमार्ट एप्लीकेशन की रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो अब हमें बंदे का पता चला। जब उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग हुई तो 3 थर्ड पार्टी चाइनीज एचडीके विद स्पाइवेयर, एक स्पाइवेयर मिला उस ऐप में। स्पाइवेयर क्या होता है, जो आपके कैमरे का एक्सेस लेता है, जो आप पे पूरी नजर रखता है। फिर डीएनएस रिजोल्यूशन चेक की, डीएनएस माने तो डोमेन नेम सिस्टम, उसका पूरा डीएनएस चेक किया गया। डीएनएस चेक करने के बाद ये पता चला कि ये आईपी जो थी हॉस्टेज सिंगापुर से हो रही थी, ठीक है। फिर सिंगापुर का इसका हु इज लुकअप देखा हमने। अब हु इज लुकअप क्या है, यहाँ बेसिकली सर्च कीजिए हु इज। अब हु इज एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको वेब चेक बताया था, वैसे ही हु इज लुकअप है, ये थोड़ी सी और अच्छी है, दोनों ही अच्छी है वैसे तो। तो अभी इसने बता दिया कि एक्टिव है, ठीक है। सर्वर टाइप भी बता दिया इसने, एनजीएक्स इसका सर्वर टाइप है। तो यहाँ से आपको सर्वर की इन्फॉर्मेशन मिल गई बेसिकली कि कौन सा सर्वर है, तो आप उसको मेल कर सकते हो। फिर डिजिटल ट्रेसेस में मेटा डेटा मिल गया। मेटा डेटा हमको मिला जब हमने वाटरमार्क देखा, उसके अंदर कुछ कॉन्टेक्ट्स मिले, मैसेजेस मिले,
तो सेलिब्रेट एक्सट्रैक्शन जो यूफेट टूल होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स में काफी कमाल का टूल है फोन का एक्सट्रैक्शन करने के लिए। 3 टाइप के एक्सट्रैक्शन होते हैं, पहला होता है फिजिकल, फिर होता है लॉजिकल, फिर थोड़ा होता है फिर होता है फुल फाइल सिस्टम। अब फिजिकल में क्या होता है, डिलीटेड डेटा भी आ जाता है, और लॉजिकल में क्या होता है, आपकी बेसिकली ऊपर ऊपर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मोटा मोटा कॉन्टेक्ट आ गया, मैसेज आ गए, या उस टाइप की इन्फॉर्मेशन आ गई। फिर अरेस्ट, वही दिल्ली से अरेस्ट हुआ बंदा, कंपनी जो थी वो दिल्ली में थी, सिम और यूपीआई यूज ट्रेस किए जब कंपनी दिल्ली की निकली। फिर यहाँ पे दूसरी केस स्टडी लेते हैं 2 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी का पोंजी स्कैम हो गया विया टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम से स्कैम हुआ। अब इसमें क्या हुआ, एक फेक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कीम वाज प्रमोटेड टू टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। विक्टिम वेयर प्रॉमिस्ड हाई रिटर्न विया न्यूली लॉन्च टोकन। तो क्या हुआ कि एक फेक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्कीम चली इंटरनेट पे, काफी वायरल हुई, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हर जगह। तो ये काफी काफी दूर दूर तक गया ये एडवर्टीजमेंट। तो विक्टिम जो था उसने प्रॉमिस किया हाई रिटर्न विया न्यूली लॉन्च टोकन, जो नया टोकन लॉन्च है वो है, उस पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो टोकन था वो नॉन ट्रेसेबल था। फिर एडमिन वेनिज आफ्टर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम आउट 100 विक्टिम से उसने मनी कलेक्ट की और खुद को मिटा दिया दुनिया से, यानी खुद का कच्चा चिट्ठा साफ कर दिया। अब इसको ऐसे केस में क्या किया जाए, अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, विक्टिम सबमिटेड स्क्रीनशॉट फॉर पेमेंट। 1 मिनट में पीपीटी सही नहीं आ रही है, मैं पीपीटी आपको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि विक्टिम सबमिटेड स्क्रीनशॉट ऑफ पेमेंट। तो विक्टिम ने क्या किया कि पेमेंट के स्क्रीनशॉट सबमिट किए, तो उससे हमको काफी इन्फॉर्मेशन मिली, हमें टेलीग्राम की चैट हिस्ट्री मिली, तो हमने टेलीग्राम से काफी चीजें मंगवा ली, हमने स्क्रीनशॉट्स मिले, स्क्रीनशॉट में हमको कुछ ट्रांजेक्शन्स मिले जिसमें हमको पता चला कि वजीरेक्स यूज हुआ था। तो वजीरेक्स का कैसे पता चला, हमने जब ट्रांजेक्शन को ट्रेस किया, ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने के बाद ये पता चला जो पैसे बैंक से निकाले गए थे वो वजीरेक्स में डाले गए, ठीक है, इनटू क्रिप्टो या वजीरेक्स। फिर हमने चेन एनालिसिस का यूज करके ब्लॉक चेन को एक्सप्लोर किया, उसके टोकन के मूवमेंट को ट्रेस किया, फिर वॉलेट कनेक्टेड टू मल्टीपल मिक्सर टोर्नाडो कैश टू हाइड ओरिजिन, तो इसको भी ट्रेस किया गया। ये जो टोर्नाडो कैश है इसको, ये भी ओरिजिन अपना हाइड रखता है, ये बेसिकली थोड़ा सा डीप में काम करता है। फिर टोकन्स को विड्रॉ टू बाइनेंस, बाइनेंस के थ्रू जो विड्रॉ हुए थे वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिली, बाइनेंस को मेल किया गया तो बाइनेंस से भी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर बाइनेंस कंप्लायंस टीम कनेक्टेड विद वॉलेट हैश, तो वॉलेट के हैश मिले, वहां से केवाईसी मिली। तो हमने इसमें क्या क्या टूल्स यूज किए, आखिर में बंदा अरेस्ट कहाँ से हुआ, आईपी जो थी वो नोएडा से थी, नोएडा की आईपी हमको मिल गई, बाइनेंस ने ट्रेस करके बता दिया, टेलीग्राम की हेल्प से हमको, हमने सारे जो भी एविडेंस अपने को मिले थे, जो भी आर्टिफैक्ट्स हमको मिले थे, हमने उनकी एक चेन बनाई, उनको ट्रैक किया, तब हमको पता चला कि आईपी जो है वो नोएडा की है। तो आईपी से हमने नोएडा का पता लगा लिया और बंदे का भी पता चल गया। फिर इसमें कौन से टूल यूज हुए, इसमें चेन एनालिसिस यूज हुआ, इसमें होस्टिंग टूल यूज हुए, आईपीडीआर यूज हुआ, आईएसपी से मदद ली गई, टेलीग्राम का मेटा डेटा मिला हमको। देखो अब आता है डार्क वेब। अब डार्क वेब बहुत ही कमाल की चीज है। जो ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये सरफेस वेब, यानी जो ये ऊपर का आपको दिख रहा है ना, ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर, जितना पानी के ऊपर होता है ना उससे कई ज्यादा पानी के अंदर होता है ये, तो इसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो ऊपर ऊपर का हिस्सा है ना, ये सरफेस वेब है जो हम चला रहे हैं इंटरनेट, ये नॉर्मल इंटरनेट है जो हम चला रहे हैं, पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट, सर्च इंजन हो गए। फिर आता है डीप वेब, कंपनी स्पेसिफिक रेपोजिटरी आ गई, लीगल डॉक्यूमेंट आ गए। मान लीजिए आप एसबीआई की वेबसाइट लॉगिन कर रहे हो तो आपका डीप वेब में आ जाता है, जहाँ पे कंपनी की स्पेसिफिक वेबसाइट वर्क कर रही है। फिर आता है डार्क वेब। अब डार्क वेब बड़ी कमाल की चीज है, यहाँ पे इलीगल वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट दैट सेल ड्रग्स, टॉर इंक्रिप्टेड वेबसाइट, प्राइवेट कम्युनिकेशन फोरम, सब कुछ चलता है यहाँ पे। तो जितना सरफेस और डीप वेब नहीं है ना, उससे कई ज्यादा बड़ा डार्क वेब है। जितना ग्लेशियर ऊपर है ना, उससे कई ज्यादा गुना पानी के अंदर है। वैसे ही जितना इंटरनेट आपको दिखता है ना, उससे कई ज्यादा वो अंदर है इंटरनेट।
अब इसमें क्या होगा कि चाइल्ड की प्रोनोग्राफी भी है डार्क वेब ओसेंट सॉरी ऑनियन साइट पे। अब ऑनियन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एन अलर्ट फ्रॉम इंटरपोल पॉइंटेड टू एन इंडियन अपलोडर होस्टिंग इलीगल कंटेंट ऑन डार्क वेब प्लेटफॉर्म, साइट वाज ओनली एक्सेसिबल विया टॉर। तो इंटरपोल का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। उसने एक पॉइंट किया कि एक इंडियन अपलोडर है जो एक इलीगल वेबसाइट जो है डार्क वेब पर चल रही है। फिर लीड जनरेशन हुई, उसकी लीड जनरेशन के इमेज के हैशेस एनसीएमईसी पोर्टल से हमें जो विक्टिम थी उसकी डिटेल मिली। फिर होस्टिंग ट्रेसेस हिडन सर्विसेज ओवर टॉर, टॉर से हमने उसके ट्रेसेस निकाले। अब टॉर से ट्रैक करने का क्या ट्रैक कैसे किया जा सकता है? आईएसपी को, आपके आईएसपी को पता होता है कि कौन टॉर चला रहा है। बेसिकली आपके आईएसपी को पता होता है कि बेसिकली टॉर कौन चला रहा है, क्योंकि वहां पे जो होस्ट हो रही होती है ना वो वेबसाइट अलग ही दिखती है, उसका आईपी अलग ही होता है। तो वहां से पता चल गया कि हाँ भाई इस लोकेशन पे डार्क वेब ज्यादा एक्सेस हो रहा है। फिर टेक्निकल सर्विलेंस, नेटवर्क पैकेट इंस्पेक्शन यूजिंग वायरशार्क टू मॉनिटर टॉर एंट्री एंटी ट्रैफिक। अब जो वायरशार्क टूल है ना, बड़ा ही कमाल का टूल है। इससे आप क्या कर सकते हो, पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हो। यानी मान लो कि मैं किसी रूम में बैठा हूँ और मेरे रूम में वाईफाई लगा हुआ है और मेरे वाईफाई पे 1000 लोग कनेक्टेड है, या मान लो 100 लोग कनेक्टेड है या 50 लोग कनेक्टेड है। तो इसीलिए बोलते हैं ओपन वाईफाई पे कनेक्टेड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, आपका वाईफाई से अगर आप कनेक्टेड हो, आप कोई बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हो या कोई किसी से पर्सनल बातें कर रहे हो, तो वो बातें मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो इंक्रिप्टेड होती है, मेरे को उसको डिक्रिप्ट तो करना ही पड़ेगा। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए हमें कभी ओपन वाईफाई से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो उसने क्या किया, ओपन वाईफाई से कनेक्टेड होके आईएसपी बदला अपना, टॉर एक्सेस किया, आईपी यूज की, सर्वर बदले। फिर सस्पेक्ट रियलाइज यूज मल्टीपल डार्कनेट वेब फोरम्स। तो हमें ये भी पता चला कि वो काफी सारे डार्क वेब की फोरम्स चला रहा है, काफी सारे। फिर ओशियन जब हमने किया तो लैंग्वेज स्टाइल, यूजर नेम यूज, क्लियर ईमेल फॉन्ट। तो हमें कुछ डेटा सेट में और कुछ में कुछ चीजें मिली, ईमेल ईमेल मिली, यूजर नेम्स मिले, लैंग्वेजेस मिली। तो उससे हमने एनालिसिस करके पता चला है कि कौन सा डेटाबेस। अब लीक डेटाबेसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कभी किसी का आधार का भी डेटाबेस लीक हुआ है। 500 रुपए में इंटरनेट में मिलता था डेटाबेस, आधार का लीक हो रखा है, 500 रुपए में सेल हो रहा था। फिर फॉरेंसिक इमेज रेड। अब जब हमको पता चला कि कौन है विक्टिम, हमने पता लगा लिया कि डार्क वेब एक्सेस हो कहां से, आईएसपी से हमको पता चल गया एक्चुअल में वेबसाइट होस्ट हो कहां से दी है, कौन वीपीएन यूज कर रहा है। तो फिर रेड हार्ड डिस्क को जब रेड किया, उसको क्लोन किया, एनालाइज किया, तो उसमें काफी सारे ट्रेसेस मिले, लोकल ऑरिजिन मिला, टाइम जोन मिला। अब इसमें हमने टूल कौन से यूज किए, वायरशार्क किया, माल्टेगो किया, ओसेंट किया, सेलिब्रेट किया, ऑटोप्सी किया। इन टूल के तो हमको पता चला कि हाँ यहाँ पे डार्क वेब यूज हो रहा है, एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है। अब मैं आपको डार्क वेब चलाना भी बता देता हूँ, डार्क वेब चलाते कैसे। माइक नहीं है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ वो डार्क टॉर ब्राउजर डाउनलोड हो रहा है, इसलिए बस थोड़ी 1-2 मिनट। ओके ओके। तो अब देखिए, ये जो है ना टॉर ब्राउजर, इसके थ्रू आप डार्क वेब एक्सेस कर सकते हो। अब ये टॉर ब्राउजर मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब मैंने ये टॉर ब्राउजर इंस्टॉल किया। अब मैं यहाँ पे गया, नेक्स्ट किया, मैंने इंस्टॉल किया। लेकिन डार्क वेब को चलाने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपका जो कैमरा है वो ढका होना चाहिए। आप वीपीएन यूज कर रहे हो, आपके पास वीपीएन होना जरूरी है। आपका वॉइस बंद होना चाहिए,
मैं तो अभी वॉइस बंद नहीं कर सकता वरना आपको आवाज नहीं आएगी। तो यहाँ से आप अपना माइक जो है वो बंद कर दीजिए जब आप डार्क वेब यूज कर रहे हो। आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है। मैं वीपीएन भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वीपीएन भी कनेक्ट है। ओके, तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। इसको आप कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट होगा, डार्क वेब से कनेक्ट होगा पूरा। ये थोड़ा सा कभी कभार टाइम लेता है कनेक्ट होने में, कई बार फेल्ड भी हो जाता है। इसको वापस कनेक्ट करता हूँ। तो क्या होता है ना, डार्क वेब जो होता है एक थोड़ा सा टाइम लेता है कभी का कनेक्ट। देखिए अभी डार्क वेब कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करना कि यहाँ पे एक चीज आ रही है, क्या आ रही है कि डक डक गो। डक डक गो क्या एक सर्च इंजन है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहिमिया सर्च इंजन। जैसे गूगल होता है ना, वैसे डार्क वेब का ये सर्च इंजन है डार्क वेब के अंदर जाने के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, बाद में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप जैसे कि लिखिए ड्रग्स। यहाँ पे हम जब ड्रग्स लिखते हैं तो यहाँ पे खूब सारे एनिनोमस मार्केट प्लेस आ जाएंगे, लेकिन ये आप गूगल पे लिखो तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे जाओ आप, ये वेबसाइट ओपन की मैंने। एक चीज और नोट करना आप यहाँ पे, पहले मेरी आईपी गई फिनलैंड में, ठीक है, फिर मेरी आईपी गई जर्मनी में, फिर वापस गई जर्मनी में। तो मेरी कितनी बार आईपी चेंज हुई, 3 से 4 बार मेरी आईपी। फिर थोड़ी देर बाद देखूंगा तो फिर मेरी आईपी चेंज हो जाएगी। मतलब मेरी आईपी कंटिन्यूसली यहाँ पे चेंज होती है। गूगल और यहाँ पे फर्क यही है कि यहाँ पे जो होता है डॉट ऑनियन होता है और गूगल में होता है डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट जीओवी, डॉट ईडीयू, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चलता है डॉट ऑनियन। माइक नहीं, आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आ गया आ गया।
हेलो। हाँ वो 1 मिनट में मार्केट खुल रहा है तो। लेकिन डार्क वेब पे एक चीज और याद रखना आप, जब तक आप वीपीएन यूज ना करो, आपका कैमरा टक ना लो, आपकी वॉइस आप बंद ना कर लो, डार्क वेब यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे हैकर्स होते हैं, खूब सारे लोग होते हैं जो आपको ट्रेस कर सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं। मैं आपके सिर्फ एक समझने के पर्पज से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको तो ये चीज पता होनी चाहिए। एक और सर्च इंजन है, ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है डार्क वेब, क्योंकि यहाँ पे जो आईपीज होती है वो आपकी स्विच होती है बार बार। मैं यहाँ पे कोई और मार्केट प्लेस ओपन करता हूँ जो फास्ट खुल जाए। ये देखिए यहाँ पे है ना, एक ये मार्केट खुल गया। अब यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो देखना आप। ये सब ड्रग्स है, सारी के सारी इलीगल ड्रग्स। $150, 4,000 सॉरी 4,50,000 ये है, ये सारी ड्रग्स है। यहाँ पे डार्क वेब पे आपको सब मिले, ये सारी चीजें इलीगल है मार्केट में, ये ऐसा आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ यहाँ पे ही मिलती है। अब क्या होता है ना, देखो यहाँ पे है ना, ये ईमेल एड्रेस यहाँ से ट्रैक किया जाता है। ये ईमेल इसने कहीं ना कहीं जीमेल से बनाई है, तो यहाँ से अब मैं चाहूँ तो इसको ट्रैक, कोई ना कोई चाहे तो इसको ट्रैक कर सकता है। लॉग इन करना पड़ेगा आपको, रजिस्टर करोगे तो यहाँ से आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक, गांजा तो आप सभी ने सुना ही होगा, तो यहाँ पे वो सर्च करते हैं एक बार। तो ये देखो एक मार्केट और खुल गया यहाँ पे, $94 की मिल रही है, 1299 की। ये अकाउंट बनाओ, कैरेट में कार्ट में ऐड करो, फिर ऑर्डर प्लेस करो, क्रिप्टो में पेमेंट होता है यहाँ पे। तो इन सब ये सारी चीजें डार्क वेब पे यहाँ पे ऐसे ऐसे होती है, ये पूरा डार्क वेब का खेल होता है। जितना सर्च करोगे उतनी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, जितना खोजोगे उतनी चीज आपको यहाँ पे मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। तो ये था आज का सेशन मेरा पूरा, मेरी साइड से। अभी आपको ज्वाइन करेंगे विकास जी, विकास जी आपको पूरा डीएफ का कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे आपको। अ, विकास जी आ जाइए, ले लीजिए सेशन। Hello, am I audible? यस यस सर, यस सर, वेलकम सर। Okay, thank you very much. So good evening, everybody. Okay, I'm going to take. I'm properly audible, now. So can I start? स्टार्ट स्टार्ट। Okay. Uh, so प्लीज शेयर स्क्रीन सर। yes, sir. I'm sharing the screen.
Are you able to see my screen? क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर, यस। ओके ओके। यस। सो हमारा जो फिलहाल का टॉपिक है वो डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनेशन के ऊपर है। तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि हमें किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्जिबिट्स को हैंडल करना है, सीज करना है, और हम उसमें से क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं, और हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि हमारे कोई टेम्परिंग ना हो। वो सब हम वन बाय वन स्टेप सारे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डिजिटल फोरेंसिक है क्या। तो डिजिटल फोरेंसिक एक ब्रांच है फोरेंसिक साइंस की, ठीक है। इसमें हम मेनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डील करते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन से लेके उसमें से डेटा निकालना, एनालिसिस करना, सब कुछ पार्ट होता है, जो कि बहुत सारी सेंट्रल एजेंसीज भी करती हैं और CFSLs और स्टेट लैब्स भी करती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है क्या। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो हमारे न्यू एक्ट्स हैं, है ना, उसमें एक अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो जब आप उसको, आपको जो मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा, जो सेक्शन 21D है, उसके जो डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट को, उसके अंडर ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिफाइन किया हुआ है। बाकी सेक्शन 61, 62 एंड 63 हम आगे देखेंगे। इसमें आपको पहले शायद जो एविडेंस एक्ट से जानते होंगे उसके बारे में, तो उसमें एक सेकेंडरी एविडेंस को एडमिसिबल करवाने के लिए एक 65B सर्टिफिकेट लगता था। तो उसके बारे में हम बात करने वाले, जो 63 के अंडर आता है। तो 101 सेक्शन अगर देखने के बाद ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम कौन सी चीजें कहाँ पे एडमिसिबल होगी उसको लेकर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट में ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आता है और उसको डिजिटल रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन 61 वही बोलता है कि किस तरीके से हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल करवा सकते हैं। तो उसके दो सेक्शंस प्रॉपर्ली दे रखे हैं, 62 और 63। 63 एक तरीके से हमारे 65B ऑफ एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है। इसमें नई नई चीजें ऐड की हुई हैं, जस्ट लाइक इसमें एक प्रॉपर शेड्यूल दिया हुआ है, प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी करके। तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस हैं वैसे तो, क्योंकि पहले सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट देना होता था, ऑथोरिटी वो प्रोवाइड करती थी और वही हो जाता था। तो लेकिन उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा सेकेंडरी एविडेंस है क्या और प्राइमरी एविडेंस है क्या। प्राइमरी एविडेंस के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सेकेंडरी एविडेंस के लिए होती है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? कोई प्राइमरी एविडेंस से निकाला हुआ एक पार्ट, या फिर हमने कॉपी बना ली है। फॉर एग्जांपल सोचिए कि आपको लैपटॉप मिला है या आपको मोबाइल मिला है, उसमें से आपने एक फोटो निकाल के किस CD में या फिर पेन ड्राइव में किसी में डाल दिया। तो जो वो डाला है, जिस डिवाइस में डाला है, वो हुआ सेकेंडरी एविडेंस। तो उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट देना होता है। वो भी हम आगे देखेंगे, जब हैशिंग वगैरह का फंक्शन हम देखेंगे तब उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जब हम DF की बात करते हैं, डिजिटल फोरेंसिक की हम बात करते हैं, तो इसमें समझना ये जरूरी होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या क्या हैं। जैसे कि हार्ड डिस्क बहुत सारे आप लोग यूज़ भी कर रहे होंगे, जैसे पेन ड्राइव्स आप यूज़ करते होंगे, शायद आप SSDs भी यूज़ कर रहे होंगे। आप मोबाइल में स्टोरेज देखते होंगे तो वो एक तरीके से हमारा फ्लैश ड्राइव ही है। CD DVD कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली सबका अलग अलग डिफरेंस है, सबके अलग अलग फायदे हैं, और सभी के साथ डेटा स्टोर करने के और इसे रिट्राइव करने के चैलेंजेस अलग अलग हैं, तो वो भी जानना जरूरी है। साथ साथ में नई नई चीजें अब ऐसी आ चुकी हैं कि आप ये देखते होंगे कि अब क्लाउड स्टोरेज का भी एक नया डोमेन चालू हुआ है। तो क्लाउड फोरेंसिक भी चलता है, क्योंकि आजकल सभी लोग, हमें 15 GB मिलता ही है, जैसे Gmail अकाउंट अगर हम खोलते हैं तो बहुत सारे लोग अपने फोटोज या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ शेयर कर देते हैं। वहाँ पर उनका क्लाउड में कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा, तो आपको उस डिवाइस में शायद ना मिले। तो हम उस कैसे निकालेंगे, कैसे हम ढूंढना चाहिए, हम वो देखने वाले हैं। तो बेसिकली हार्ड डिस्क क्या होता है, एक तरीके से आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसमें डेटा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, हेडर है, प्लेटर है, स्पिंडल मेन पार्ट होते हैं, बाकी छोटे छोटे और भी पार्ट्स हैं जिसका हम बात नहीं करेंगे, ठीक है।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा प्लेटर। प्लेटर यानी कि वो जो आपको गोल डिस्क दिख रही होगी वो प्लेटर है एक तरीके से। बाकी स्पिंडल एक मोटर है और हेडर उसके ऊपर रीड और राइट का काम करता है, वो घूमता है। जो आपको एक आर्म दिख रहा होगा जिसमें RW हेड करके लिखा है वो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हार्ड डिस्क जब भी हमें मिले तो हमें उसे ऐसे कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट से बचाना होता है जहां पर उसकी कुछ टेम्परिंग को बचाना है हमें। क्यों? क्योंकि एट द एंड डेटा हमारा मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो अगर हम उसे हाई मैग्नेटिक इफेक्ट में लेकर आएंगे तो डेटा डिसओरिएंटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मैग्नेट एक तरीके से दो ही चीजें समझता है, नॉर्थ और साउथ। अगर वही उनका डायरेक्शन चेंज हो गए तो हमारा डेटा खराब हो जाएगा। तो हमें उसे बचाना होगा ऐसे एरिया से, ऐसे डोमेन से, ऐसी जगह से, या फिर उस जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत कम हो वहां पर हम ले जा सकते हैं। ज्यादा ऐसा नहीं ले सकते, जैसे अल्ट्रासाउंड वाली चीजों पे जहां पर हो रहा है वहां पर हम नहीं ले जा सकते। ठीक है। अब अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है हमारी SSDs, जो हमारे एक तरीके से मोबाइल्स में भी है। हमारा फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें डेटा चिप में होता है एक तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है ट्रांजिस्टर्स के फॉर्म में। ये NAND गेट फंक्शंस करते हैं इसके लिए। तो इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, तो इसे, और ना ये मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसे हमें ये बचाने की जरूरत नहीं है कि हम इसको मैग्नेटिक इफेक्ट से दूर रखें। इसे हम नॉर्मली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है इसका अगर मान लो कुछ पार्ट डैमेज होता है तो रिपेयर करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज सर्किट लेवल पे काम कर रही होती है। तो अगर मान लो हम हार्ड डिस्क और इससे कंपेयर करते हैं SSD से, तो हार्ड डिस्क में अगर मान लो कुछ एक पार्ट्स खराब हो जाता है, अगर प्लेटर ठीक ठाक है, कोई पार्ट खराब हो गया तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं और डेटा रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है। बट SSDs में अगर मान लो कोई सर्किट खराब हो गया या फिर हमारी वो चिप खराब हो गई तो चांसेस कम होते हैं उसे रिपेयर करने के। तो ये कंपैरिजन एक तरीके से। और हमारा अगर जैसे CD DVD में, जो कि यहाँ पे मैंने उसका स्लाइड नहीं दिया है, CD DVD में बेसिकली हमको सबको पता है कि उसमें डेटा ऑप्टिकली स्टोर होता है, इसलिए हम उसको ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव भी बोलते हैं। मतलब वो लेजर के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा और वैसा चलेगा उसमें। तो हमारे जो स्टेप्स हैं जो इस डिजिटल फॉरेंसिक में होते हैं, बेसिकली 4 स्टेप्स हैं, लेकिन मैंने उसको अलग अलग इसमें डिफाइन करके उसको ऑलमोस्ट 6 स्टेप्स बनाए हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैंसी आइटम्स भी हो सकते हैं आपको सीन पे जो मिलेंगे जिसमें डेटा स्टोर होता होगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा वो टॉय के फॉर्म में या फिर कुछ लॉकेट के फॉर्म में दिख रहा होगा, की चेन के फॉर्म में दिख रहा होगा। फिर उसके बाद आता है सीजर। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आइसोलेशन। आइसोलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई नेटवर्क के थ्रू अगर डिवाइस कनेक्टेड है तो नेटवर्क के थ्रू कोई दूसरा बाहर का बंदा उसे एक्सेस कर सकता है। अगर हमने उसको आइसोलेट नहीं किया तो टेम्परिंग हो सकती है डेटा के साथ। तो उसे हमें कैसे बचाना है वो भी हम आगे देखेंगे, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। जैसे हम फराडे बैग वगैरह की बात करेंगे वो सब। उसके बाद उसमें से डेटा कैसे निकाला जाता है, क्या क्या निकाला जा सकता है, उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और उसका एनालिसिस और एग्जामिनेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट मेनली हमें जो क्राइम सीन से सबसे ज़्यादा कोई भी एक एविडेंस मिलता है, वो कॉमनली हर केसेस में हमने अभी देखा है, वो है मोबाइल। तो मोबाइल फॉरेंसिक क्या है? एक सब फील्ड है डिजिटल फॉरेंसिक की। इसमें हम मोबाइल के में से जो भी डेटा है निकालते हैं। इसमें क्लाउड का डेटा भी आ सकता है, सारे डेटा आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। इसमें हमारा डॉक्यूमेंटेशन, आइसोलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे भी कि हमें मोबाइल नॉर्मली 2 स्टेट में मिलते हैं, या तो लॉक स्टेट में या अनलॉक स्टेट में। तो उनके क्या चैलेंजेस होते हैं और हमें क्या फायदा है, हमें क्या क्या देखना होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा फराडे बैग। फराडे बैग क्या होता है, आपको साइड में दिख रहा होगा। फराडे बैग एक तरीके से फराडे केज की तरह होता है, मतलब एक कंडक्टिव मटेरियल से बना होता है। उसमें जो फैब्रिक होता है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेटेलिक वायर से बना होता है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसीज उसमें अंदर नहीं जा पाती है। और ना ही अंदर अगर मान लो फोन कनेक्ट करना भी चाह रहा है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपने कई बार ये सिचुएशन देखी होगी कि
लेट से फॉर एग्जांपल एक ऐसा केस भी हुआ था कि पुलिस वाले एक इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, सस्पेक्ट के पास गए और उन्होंने देखा कि बस मोबाइल चेक कर रहे थे, और सस्पेक्ट थोड़ी देर के लिए बाहर गया, अपने वहाँ बैठा, क्या बोलते हैं, अपनी कार पे, और उसने वहाँ से एक्सेस करके सारे डेटा उड़ा दिया। अगर वो क्योंकि उन्होंने आइसोलेट नहीं किया था, उसे नेटवर्क पे ही चालू रखा था और वो सिर्फ स्क्रॉल कर रहे थे ऐसा, तो इसका अल्टरनेट हम यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, अगर फैराडे बैग हमारे पास नहीं है तो, क्योंकि एट द एंड वो भी एक मेटेलिक लेयर क्रिएट कर लेगा। हम 9 से 10 बार उसको रैप करके एक तरीके से केज बना सकते हैं, फैराडे केज, ठीक है। फिर आता है हमारा फिर अब दो हमें लॉक फोन्स में हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि हमें उसे स्विच ऑफ नहीं करना है अगर हमें वो लॉक कंडीशन में ऑन कंडीशन में मिला है, मतलब उसमें अगर किसी ने एक बार पासवर्ड डाल दिया है तो हम उसे पासवर्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स होते हैं, AFE और BFE वाले, जिसमें हमारा आफ्टर फर्स्ट अनलॉक और बिफोर फर्स्ट अनलॉक का है। तो BFE क्या होता है, मतलब सोचिए आपने फोन रिस्टार्ट किया, आपने उसमें पासवर्ड एक भी बार नहीं डाला, दैट्स BFE, बिफोर फर्स्ट अनलॉक। आपने नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप बायोमेट्रिक वगैरह यूज करते होंगे अपने मोबाइल पे, जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो बायोमेट्रिक वगैरह काम नहीं करता होगा, ना फेस वाला, ना आपका हैंडप्रिंट काम करता होगा, कोई काम नहीं करता, आपको पासवर्ड मैंडेटरी होता है। तो हमें इसको, इस स्टेट को हम BFE स्टेट बोलते हैं। अब BFE स्टेट को जानने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। ये कुछ तरीका दे रखा है, जैसे यहाँ पे हमारा पास एक iPhone 14 का मैंने पिक्चर लगाया है आपके सामने, उसमें लिखा है कि पासकोड इज रिक्वायर्ड व्हेन आईफोन रीस्टार्ट्स, मतलब फोन रीस्टार्ट हुआ, पासवर्ड मैंडेटरी है, ठीक है। सेम एंड्रॉइड में भी होगा, उसमें भी लिख रहा है यूज पिन आफ्टर रीस्टार्ट। अब मान लो, जब सोचिए आपको फोन ये तो रीस्टार्ट होने के बाद या फिर पासवर्ड एक बार डाला गया तब मिला है, अगर मान लो आपको पासवर्ड एक बार डाला हुआ है तब आपको मिलेगा तो कैसा होगा। तो नॉर्मली उस स्टेट को हम AFE स्टेट बोलते हैं, मतलब आफ्टर फर्स्ट अनलॉक, एक बार पासवर्ड डाला हुआ है तो उसमें नॉर्मल आपको कुछ फंक्शंस ओपन मिलेंगे, जैसे हो सकता है कॉलिंग वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो, जैसे इसमें दिख रहा है आपको कैमरा ओपन हो रहा हो, आपको रीस्टार्ट जैसा वर्ड नहीं दिख रहा हो, तो वो AFE स्टेट है। अगर AFE स्टेट है, आफ्टर फर्स्ट अनलॉक स्टेप है, उसमें अगर पासवर्ड मतलब डाला जा चुका है, तो दैट्स द बेस्ट वे टू रिकवर और रिट्राइव लॉक और पिन, लाइक दैट। ये आईफोन का सेम पिक्चर ही है, उसमें एक बार पासवर्ड डाला हुआ है, AFE स्टेट ही है, तो फिर कैसा होगा वो इसमें दिखाया है। अब इसमें हम जब मोबाइल की हम बात करते हैं तो इसमें एक्विजिशन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग वाला पार्ट आता है, वो हम देखेंगे इन डेप्थ बाद में कभी, जब आपका सेशन और होगा, कि हम कैसे कैसे हम इसमें डेटा निकाल सकते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या टाइप्स के डेटा एक्सट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो सब। जब हम मोबाइल से डेटा निकालते हैं तो तीन टाइप के मेथड्स होते हैं डेटा निकालने के, एक तरीके से लॉजिकल, फाइल सिस्टम और फिजिकल। लॉजिकल में सबसे कम डेटा निकलता है, जैसे उसमें SMS हो गए, कॉन्टेक्ट्स हो गए, ये सब ही आएगा, बेसिक आपको डिलीटेड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। चांसेस ये भी है कि आपको सारे एप्लीकेशन के डेटा ना मिले। फिर आता है फाइल सिस्टम और उसके बाद आता है फिजिकल। फाइल सिस्टम में आपको एप्लीकेशन का डेटा ऑलमोस्ट सारा मिल जाता है, जो नहीं मिल रहा है आप उसको अलग तरीके से रिट्राइव कर भी सकते हो। फाइल सिस्टम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम कभी इन डेप्थ में बाद में देखेंगे उसको। तो उसमें आपको लॉजिकल से ज़्यादा डेटा मिलेगा, लेकिन अगर आपको मान लो पूरा डेटा चाहिए, जैसे डिलीटेड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप फिजिकल वाला एक्सट्रैक्शन की तरफ जाते हो, ताकि उसमें आपको पूरा डेटा मिलता है। लेकिन ये हर एक मोबाइल के साथ पॉसिबल नहीं होता है, खासकर जो नए फ़ोन हैं उनके साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी पैच लेवल अलग है, और उनका जिस तरीके से डेटा स्टोर होता है वो एनक्रिप्शन का एक तरीका है, जिस वजह से फिजिकल वाला एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है सारे केसेस में। अब देखिए कि
ये तीनों जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक डिवाइस अपने आप में यूनिक होता है। कोई डिवाइस में हो सकता है कि लॉजिकल डेटा निकल रहा हो, तो कोई डिवाइस में हो सकता है आपको फाइल सिस्टम में मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाँ, ये प्रोसेस है कि लॉजिकल एक्सट्रैक्शन में होता कैसे है। ठीक है, तो एक तरीके से इसमें हम एजेंट डालते हैं मोबाइल में, और मोबाइल फिर एक तरीके से इंटरेक्ट करता है हमारे सिस्टम के साथ, हमारे एप्लीकेशन के साथ, और डेटा हमें निकाल के देता है। ये फाइल सिस्टम का मैंने थोड़ा दे रखा है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। नॉर्मल इसमें एजेंट उतने का फंक्शन नहीं होता है। ये डायरेक्टली हमारा डेटाबेस से ही डेटा निकालता है और सब कुछ डेटा निकालता है, लेकिन ये कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें ऑल सॉर्ट ऑफ डेटा निकल जाता है। ऑब्वियसली डेटा पूरा नहीं निकलता है, कुछ कुछ पार्ट निकल सकता है, सारा नहीं। फिजिकल का मैंने जैसे बताया, इसमें सारा डेटा आता है, लेकिन ये लीस्ट सपोर्टेड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइसेस आ रहे हैं नए नए, उसमें जो एनक्रिप्शन का मेथड है वो अलग है, इस वजह से। इसलिए फाइल सिस्टम तक ही हम फिलहाल अभी सीमित हैं। फिजिकल बहुत कम डिवाइसेस में होता है, या फिर होता भी तो बहुत पुराने डिवाइसेस होंगे, या फिर ऐसे डिवाइसेस होंगे जिनका एक तरीके से आ चुका है मार्केट में, एक वल्नरेबिलिटी मिल चुकी है उस तरीके से। अब फिर एक ये तो प्रोसेस हुई हमारी नॉर्मल, जो हम हमारे चार्जिंग पोर्ट पे लगा के डेटा निकालते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपको फ़ोन ऐसी हालत में मिले कि उसमें पावर बैटरी नहीं है, या फिर उसका स्क्रीन तोड़ दिया गया है, या फिर पूरा मोबाइल ही तोड़ दिया है, तो हम कैसे उसका डेटा निकाला जा सकता है, और क्या निकाला भी जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो इसके लिए दो मेथड्स आते हैं, एक JTAG और चिप ऑफ। अब देखिए, दोनों एक अपने आप में इंडिपेंडेंट मेथड्स हैं। JTAG में कैसा होता है, JTAG में पीसीबी प्रॉपरली काम कर रहा होता है, मतलब उसमें पावर जा रही होती है। तो उसमें एक एक्सेस पोर्ट्स होते हैं, टेस्ट एक्सेस पोर्ट्स बोलते हैं। उसमें हम कनेक्शन लगाकर, मतलब शोल्डर करके कनेक्शन बनाते हैं, और उससे सारा जो रॉ डेटा होता है वो निकाल लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अगर फोन आपका लॉक कंडीशन में था तो आपको डेटा इनक्रिप्टेड ही मिलेगा। तो इसकी लिमिटेशन है अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो। लेकिन ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, मतलब इसमें मोबाइल को कुछ ऐसा तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ता है, सिंपल आप शोल्डरिंग करते हो, तो ऐसा कुछ टेम्परिंग नहीं होती है अंदर एग्जिबिट के साथ एक तरीके से। लेकिन सोचिए अगर आपका पीसीबी खराब हो गया है और ना उसमें पावर जा रही है, ना वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है, पूरा ही टूट चुका है, सिर्फ आपको चिप मिली एक तरीके से, तो उस केसेस में चिप ऑफ एक टेक्निक हम यूज करते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि सोचिए आप एक पूरा सर्किट बोर्ड है, सर्किट बोर्ड में से आप एक मेमोरी चिप निकालेंगे आप बाहर, और उसको एक आप चिप रीडर में डालेंगे और वहां से डेटा रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में ऐसा होगा कि आपका चिप का सारा आपने सब कुछ तोड़ दिया एक तरीके से, पूरे कनेक्शंस डिस्ट्रॉय कर दिए, तो ये डिस्ट्रक्टिव मेथड है। ठीक है, तो चिप ऑफ हमेशा लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज किया जाता है कि जब कुछ ना हो तब ये हमें करना होगा। तो ये रही JTAG और चिप ऑफ की बात। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल प्रोसेस के बाद हम ये यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली हम मोबाइल से क्या क्या निकाल सकते हैं और हमने क्या क्या निकाला है, तो मैं आपके सामने कुछ केस स्टडीज रख देता हूँ। कि एक केस था जिसमें एक सिविल सर्वेंट हैं, उनका एक फेक प्रोफाइल बनाया और किसी को मेल किया गया कि आप किसी को मैसेजेस किए गए कि लाइक आप कुछ डोनेट करिए वगैरह वगैरह इन सब फंड्स में वगैरह वगैरह। मतलब एक अच्छी पिक्चर बनाई गई कि ये अच्छे अच्छे फंड्स हैं, इस ट्रस्ट में डालिए, इस NGOs में डालिए। तो जब हमें वो रिपोर्ट हुआ और जब हमारे पास वो फ़ोन आया, तो हमें बहुत सारे उस मोबाइल में फेक ईमेल आईडीज बने थे जो अलग अलग ऑफिशियल्स के नाम पे बने थे, फेक ट्विटर अकाउंट्स बने थे, हमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के फोटोज तक मिले थे। ठीक है, उनके नहीं, उनके इवन फैमिली मेंबर्स के भी मिले थे। तो एक मोबाइल से हम इतना सारा डेटा निकाल सकते हैं कि हम एक तरीके से उनका सारा काला चिट्टा बना के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या रही होगी, उन्होंने कैसे कैसे प्लान किया होगा और कैसे कैसे उसको यूज किया होगा उन सब चीज़ों को।
फिर एक सबसे इंटरेस्टिंग केस एक और ये भी था। नॉर्मली आपने देखा होगा कि किसी किसी को लिंक आती है, उसने लिंक पे टच किया, फिर कुछ दिन बाद पैसे कट गए। वैसे एक केस आया था, उस केस में ऐसा था कि एक बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉय है, ठीक ठाक एडुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, प्रॉपर है। उसको ऐसे ही एक लिंक आती है टेलीग्राम के थ्रू, उसका उस टाइम पे एक चालान कटा हुआ था ट्रैफिक का। तो वो क्या करता है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश करता है उस लिंक के थ्रू, ई परिवहन करके, लेकिन फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करता है, उसे छोड़ देता है। वो एप्लीकेशन एक तरीके से बैकग्राउंड में पड़ी होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद कैसा होता है, उसके पैसे एकदम से डिडक्ट होते हैं, अराउंड 1,20,000 ऐसा कुछ चला जाता है जस्ट 10 मिनट्स में, वही मॉर्निंग में 10-11 बजे के आसपास। तो उस केस में क्या होता है कि वो जो लिंक थी वो एक तरीके से एक मालवेयर अटैक था वो उस मोबाइल में। तो वो सारा उसका डेटा एक तरीके से ट्रांसफर कर रहा था। तो उसको अगर ओटीपी भी जाते थे, ओटीपी उसी को जाते थे, मतलब उसी विक्टिम के पास, उसी पर्सन के पास, लेकिन उसके पास ओटीपी अपने आप पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से सारा डेटा रीड कर रहा था। ठीक है, तो वो भी हमने एक तरीके से पता किया था कि किस तरीके से उसने जो हमारा एक्यूज्ड है, उसने किस तरीके से डेटा उसमें प्लांट किया, किस तरीके से मालवेयर प्लांट किया, और कैसे कैसे उसने डेटा को फैच किया अपने पास। वैसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे इम्पर्सोनेशन केसेस हुए, हमें बहुत सारे इसमें ईमेल आईडीज मिलते हैं, बहुत सारे फेक अकाउंट्स मिलते हैं। वैसे ही एक सोचिए, एक केस था जिसमें बहुत सारे स्मगलर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह वो उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन जब हमने सभी का डेटा एक साथ कोरिलेट किया फॉरेंसिकली, तब हमें एक समझ में आया कि उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, वो किस तरीके से हैंडल करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे। इवन हमें उन सब में एक साथ एक ही जगह जीपीएस लोकेशन मिली थी। ये सब चीज़ें हमें एक मोबाइल के थ्रू ही मिलता है, क्योंकि सभी लोग नॉर्मली मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अगर जीपीएस ऑन होगा तो इवन फोटोज़ भी होंगी, अगर फोटोज़ लेते टाइम भी अगर जीपीएस ऑन है तो कई बार फोटोज़ में भी जीपीएस लोकेशन एम्बेड हो जाती है ऑटोमेटिकली। वैसा वैसे ही कई केसेस में ऐसा होता है कि किसी ने फोटोज़ डिलीट कर दिया है, वो हो सकता है डिलीट हो गई हो, लेकिन जब आप उसमें से रिटर्न निकालते हो तो हो सकता है आपको कुछ थंबनेल्स मिल जाएं उस फोटोज़ के। ऐसे हमें कई बार मिले हैं, खासकर उन केसेस में जब हमें ऑप्शन कंटेंट सर्च करना हो कि सस्पेक्ट ने उसे डिलीट कर दिया है या फ़ोन में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम हो सकता है थंबनेल्स में वो डेटा अभी भी पड़ा हो, तो हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ वो डेटा पहले था। बाद में और भी सारे हैं, वीज़ा फ्रॉड के केसेस हुए, या फिर लिंक के थ्रू हमने किसी की लोकेशन निकाली हो, ये सब भी किया जा सकता है एक तरीके से मोबाइल के थ्रू। सबसे इम्पोर्टेंट एक जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक रिसेंटली एक केस था, शरौन राज मर्डर केस हमारा जो केरला का था, जिसमें 2024 में ही, ठीक है, डेथ पेनल्टी दी गई है। उसमें बेसिकली डिजिटल एविडेंसेस कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक मोबाइल से, उसकी बहुत प्यारी केस स्टडी है। क्यों? इस केस में क्या हुआ था, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक तरीके से गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को पॉइजन दे दिया था, और किस तरीके से उसने वो प्लान किया, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट किया, और किस तरीके से उसने एविडेंस मिटाने की कोशिश करी, वो सब हमें एक मोबाइल से ही मिला। जैसे कि इसमें उसकी सर्च हिस्ट्रीज में ये था कि कौन से पॉइजन से क्या हो सकता है, और कौन से नॉर्मली कॉमनली अवेलेबल पॉइजन्स हैं, कितना डोज देने पे किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, कौन कौन से ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। इवन जो डिलीटेड वॉइस चैट्स थे वो तक रिट्राइव किए गए मोबाइल फ़ोन से ही, जो कि उसने जो एक्यूज्ड थी लेडी, उसने जानबूझ के डिलीट कर दिए थे। व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू बहुत सारे कम्युनिकेशन लिंक बने थे हमारे, और उसने जब बहुत सारी चीज़ें सर्च करी है, बहुत सारे अपना जैसे व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट कर दिए, फोटोज डिलीट कर दिए, वीडियोज डिलीट किए, तो उसने कई बार ये तक फुल प्रूफ करने की कोशिश करी कि अगर क्या इसे फ्यूचर में भी रिट्राइव किया जा सकता है।
तो ये कैसे पता चला? उसने गूगल हिस्ट्रीज में हमें बहुत सारे बार हमें ये मिला था कि किस तरीके से बैकअप किया जा सकता है गूगल ड्राइव से डेटा, किस तरीके से व्हाट्सएप मैसेजेस को रिट्राइव किया जा सकता है अगर डिलीट भी कर दिया गया तो। इस तरीके के हमें सर्च हिस्ट्रीज उसमें से मिले थे। सो दिस इज वन ऑफ द फाइन केस जिसमें एक मोबाइल में से क्या क्या निकाला जा सकता है और किस तरीके से उसको प्रूव किया जा सकता है, वो आप देख सकते हैं। बहुत फेमस है, आप इसके बारे में पढ़िएगा। नेक्स्ट मोबाइल के बाद आता है हमारा बेसिकली कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बाद हमारा डीवीआर यानी सीसीटीवी वगैरह के हम थोड़ा सा कवर करेंगे। कंप्यूटर में हमें दो स्टेट में मिलते हैं, एक ऑन या ऑफ। ठीक है, तो सबसे ये जानना क्यों जरूरी है कि ऑन है या ऑफ है? वो इसलिए क्योंकि अब डेटा अलग तरीके से स्टोर होता है। आप लोगों ने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का फंक्शन जहाँ तक सुना ही होगा, यानी कि रैम में डेटा किस तरीके से होता है और रोम में डेटा किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर मान लो उसके लिए, जैसे अगर मान लो एक कंप्यूटर या फिर एक सिस्टम या लैपटॉप ऑन है, उसमें कुछ चल रहा है, तो वो डेटा रैम में स्टोर्ड है। सोचिए किसी ने एक ब्राउजर ओपन किया, उसमें प्राइवेट विंडो ओपन करी है, या फिर क्रोम ओपन किया हुआ है, उसमें क्रोम में इनकॉग्निटो मोड यूज किया है, या फिर उसने पास्ट में कुछ टाइम तक काम किया, फिर सब कुछ बंद करके चला गया, तो वो सब डेटा उसके रैम में स्टोर्ड होगा कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल सोचिए कि किसी ने व्हाट्सएप लॉगिन किया और बाद में लॉग आउट भी कर दिया, लेकिन तब भी अगर मान लो सिस्टम रनिंग कंडीशन में हमें मिला है, तब भी हम उसकी कई डिटेल्स निकाल सकते हैं। इवन उसके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स के नंबर्स तक निकाले जा सकते हैं, भले उसने लॉग आउट कर दिया हो अपने सिस्टम से ही। सबसे इम्पोर्टेंट केस ये था कि इसमें एक सिनेरियो हमें ये देखने मिला था जब हमने एक बार रैम कैप्चर किया था, तो कितना फायदेमंद हो सकता है। आपने देखा होगा कई बार पार्टीशन को कुछ लोग लॉक कर देते हैं, जैसे बिट लॉक बोलते हैं जिसको हम। तो एक लंबी सी की होती है, जैसे अगर किसी ने सी पार्टीशन को किया तो वो ऑटोमेटिकली 48 डिजिट का की जनरेट करता है। तो अगर वो अनलॉक्ड है और सिस्टम चल रहा है, तो आप अगर रैम कैप्चर करेंगे तो हाईएस्ट चांसेस हैं कि आपका वो की निकल के आ जाए। तो आपको कल जाके अगर वो लैब में भेजना चाह रहे हैं, तो लैब में उनको दिक्कत नहीं आएगी एग्जामिनेशन करने में, क्योंकि एट द एंड उसने तो फिर उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी उसका डेटा वो रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये रैम कैप्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और रैम कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल मेथड्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। जैसे FTK के थ्रू आप कर सकते हैं। मैग्नेट कैप्चर करके एक फ्री टूल ही आता है, आप उससे भी कर सकते हैं। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? बेसिकली वो मेमोरी जिसको पावर से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी वो है जो जिसको पावर से सब कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमने पावर बंद कर दिया तो डेटा जो होगा वो उड़ जाएगा, दोबारा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन नॉन वोलेटाइल वैसा नहीं होता। एक तरीके से जैसे हार्ड डिस्क में डेटा है, भला लाइट चली गई तब भी हार्ड डिस्क में डेटा है तो हार्ड डिस्क में रहेगा। जैसे आपके मोबाइल में, जैसे मोबाइल में अगर एक मूवी है, स्विच ऑफ आपका फोन हो गया गलती से, तो मूवी वहीं पे रहेगी। ठीक है, तो उस तरीके से तो एक परमानेंटली स्टोर डेटा होता है नॉन वोलेटाइल। तो इसका एग्जांपल रोम है, हार्ड डिस्क है, SSDs है, पेन ड्राइव्स हैं, ये सब आते हैं। इसको सेकेंडरी मेमोरीज भी बोलते हैं। तो जब ऑन कंडीशन में अगर हमें मिले तो हमें ये नोट चीजें करनी है कि क्या क्या प्रोग्राम्स में रन कर रहे थे। पहली बात, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रैम कैप्चर तो हमें करना ही करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसने कई चीजें बंद कर दी हो और उसने बंद करके चला गया हो, लेकिन आपको सिस्टम ऑन कंडीशन में मिला हो, तब आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, इवन बेसिक क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स, इवन उसने कौन से इमेजेस देखे थे कुछ देर पहले, कौन कौन से वेबसाइट्स पे वो गया था, कौन कौन से ब्राउजर्स उसने ओपन किए थे, वो सब भी आपको रैम कैप्चर करने के बाद मिल जाएंगे, जो कि अगर आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया तो आपको नहीं मिलेंगे वैसा। तो इसलिए ऑन कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैम कैप्चर करना। लेकिन रैम कैप्चर करते समय हमें ध्यान देना होता है कि हम ज़्यादा एक्टिविटी ना परफॉर्म करें, नहीं तो वही दिक्कत होती है कि हम ही खुद एक तरीके से डेटा ओवरराइट कर रहे हैं जो डेटा उसमें है।
तो वो अवॉइड करना है, कम से कम छेड़छाड़ करके ही ये पहले प्रोसेस करनी है टाइम कैप्चर का। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये भी है, अगर आपको सिस्टम ऑन कंडीशन में मिलता है तो आपको उसका इंटरनेट पहले हटाना ही है, ठीक है, नहीं तो वो भी कोई भी रिमोटली एक्सेस करके आपका कुछ लॉग आउट कर देगा या फिर बंद कर देगा सिस्टम को, या कुछ ऐसी कमांड एग्जीक्यूट कर देगा कि जिस तरीके से आपका डेटा पूरा उड़ जाए। अगर आपको सिस्टम ऑफ कंडीशन मिलता है तो ये बहुत सिंपल सिनेरियो है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं कि पावर ऑफ मिला है तो सारा सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद केबल्स निकाल दिया उसके, उसमें देख लिया कुछ पेन ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह लगी है कि नहीं लगी है, वो सब निकाल के सारा मेनली बेसिकली हम सीपीयू को ही भेजते हैं या फिर पैक करते हैं, सीज करते हैं, मॉनिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आपको ऑल इन वन पीसीज मिलते हैं तो उस केस में आपको पूरा मॉनिटर के साथ उसे सीज करना होता है, क्योंकि उस मॉनिटर के साथ ही एक तरीके से सीपीयू अटैच होता है, तो आपको देखना होता है, वो पूरा ही पैक करना होता है। अब जब आपको हार्ड डिस्क या फिर कुछ और स्टोरेज डिवाइस मिलता है तो आपका हमेशा ही एक क्वेरी रहा होगा कि आप लैब भेज देंगे तो आप खुद एग्जामिनेशन करना चाहते हैं या फिर खुद एक तरीके से उसमें देखना चाहते हैं डेटा है या नहीं है, और आप ये नहीं चाहते हैं कि कुछ डेटा चेंज हो, आपको हूबहू वैसे डेटा चाहिए। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं, एक इमेजिंग और क्लोनिंग का। दोनों एक तरीके से एक तरीका है कि एग्जैक्ट डेटा कॉपी करने का, लेकिन दोनों के थोड़े कंसेप्ट अलग अलग हैं और दोनों के यूज अलग अलग है। इमेजिंग में कैसा होता है कि फॉरेंसिक इमेज बनाई जाती है, तो जो कि कंप्रेस हो सकती है या फिर अनकंप्रेस भी हो सकती है, इसमें ऑल कंटेंट्स आता है, मतलब अगर ब्लैंक स्पेस भी है तब भी आएगी, ठीक है। ये डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए बेस्ट होता है, लेकिन ये नॉर्मली आप कोई भी सिस्टम पर लगा के से चेक नहीं कर सकते डेटा आया क्या है क्या नहीं आया है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपरली कुछ टूल्स लगेंगे, जैसे एनकेस हुआ, मैग्नेट हुआ, ऐसे ऐसे टूल्स लगेंगे देखने के लिए। लेकिन सोचिए अगर आपको सिर्फ एक हूबहू कॉपी चाहिए, जैसा कि डेटा आपको उसमें दिख रहा था, आपको जो ड्राइव मिली है एग्जिबिट में जैसे दिख रहा था वैसे देखना है, तो आपको क्लोन करवाना होगा उस ड्राइव का। तो क्लोनिंग क्या होती है, एक तरीके से बिट बाय बिट कॉपी होती है। तो जो आपका क्लोन्ड कॉपी होगा उसमें डेटा वैसे दिखेगा जैसे उसमें दिख रहा था, तो एक कॉपी पेस्ट की तरह नहीं होता है ये सब इमेजिंग और क्लोनिंग। क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्ट में जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, जैसे कि डेट मॉडिफाई वाला चेंज हो जाएगा, है ना, आपकी जिस टाइम आप कॉपी कर रहे हैं वो वाली डेट आ जाएंगी बहुत सारी जगह। लेकिन क्लोनिंग और इमेजिंग वैसा बिल्कुल नहीं होता है, जो डेट वहाँ पे थी वही डेट यहाँ पे भी आएगी। तो इस तरीके से एक तरीके से हूबहू कॉपी है, तो इसमें से आप जो उसने डिलीट कर भी दिया होगा मान लो, तब भी आप क्लोन्ड कॉपी से डिलीटेड वाला पोर्शन निकाल सकते हो, कुछ एनालिसिस करवा सकते हो, क्योंकि एक तरीके से वो ओरिजिनल ड्राइव की तरह ही फंक्शन करती है वैसा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये करना कैसे है, इसके लिए फ्री टूल्स आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर बेस्ड टूल्स भी आते हैं, ठीक है। जैसे FTK वगैरह से थ्रू भी आप इमेजिंग वगैरह कर सकते हैं। क्लोनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तब ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कौन सा कब और कहाँ आपको चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हम फॉरेंसिक में देखते हैं वो है हैशिंग का। आपने शायद सुना भी होगा, जब से ये न्यू लॉज आए हैं उसमें एक 63(4)(c) के अंडर 2 सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी वाला, एक जो कि एक्सपर्ट देता है और एक जो ओनर या फिर यूजर देता है। तो उसमें हैशिंग का कंसेप्ट ऐड किया है, तो हैशिंग नाउ बिकेम मैंडेटरी वाला पार्ट। तो हैशिंग है क्या वैसे? एक तरीके से हैशिंग एक फिक्स आउटपुट देता है। कोई भी एक सोचिए आपने एक फाइल बनाई, आप वो चाहते हो कि फाइल आपने किसी को भेजी और आप ये चेक करना चाहते हो कि बीच में कुछ किसी ने ऐड तो नहीं किया या फिर ऐड करके डिलीट तो नहीं कर दिया। तो आप क्या करोगे, उस फाइल का हैश बना लोगे। जब आप उस फाइल का हैश बना लोगे तो जब आप वो थर्ड पर्सन के पास जाएगी, आप उसको हैश
के साथ फाइल भेज दोगे तो मैच करके देख लेगा। अगर मान लो हैश सेम आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कुछ भी ना एडिशन हुआ है ना डिलीशन हुआ है उस आपकी फाइल में। तो इस तरीके से हैशिंग फंक्शन करता है। तो ये हमेशा फिक्स साइज का डेटा निकालेगा, भला है आपका इनपुट 1 KB का हो, 1 MB का हो, 1 GB का हो, फर्क नहीं पड़ता, एक फिक्स आउटपुट ही निकलेगा। तो ये इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे MD5, SHA-1, 256 वगैरह वगैरह। इसको निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हैश कैलकुलेटर बहुत सारे अवेलेबल हैं, इसको हैश कैल भी बोलते हैं कुछ लोग। हैश वेरीफाई करके भी एक प्रोसेस होती है, एक कमांड होती है सर्टोटिल करके, पावर शेल के थ्रू आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हैश निकालने के। एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये फ्री हैं सभी जो मैंने बताया आपको, ये टूल्स वगैरह। हैशिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एक सिंपल मैंने जो आपको बताया कंसेप्ट, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए है कि डेटा चेंज तो नहीं हुआ है बीच में, कोई चेंज तो नहीं कर देगा, वो बताने के लिए। फिर लेट से आप सालों बाद उस केस को ओपन कर रहे हैं और आपको चेक करने के बीच में किसी ने कुछ छेड़छाड़ तो नहीं करी है, उसके लिए। और बाकी ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी काम आता है। जब आप सर्वर्स में डेटा स्टोर होता है तो हैश के फॉर्म में लिंक करता है कोई डेटाबेस को। तो कोर्ट में जब आप एविडेंस ले जाते हैं तो साथ में हैश देना होता है ताकि वो भी वेरीफाई कर सके कि हाँ सब कुछ सही है। मैं जो सर्टिफिकेट की आपको बात कर रहा था, वो सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे ये जो है ये हमारे सर्टिफिकेट्स हैं जो एक आईओ को देना होता है। नॉर्मली पार्ट ए पार्ट बी हैं, ये सेकेंडरी एविडेंस के लिए देंगे हम, प्राइमरी एविडेंस के लिए नहीं। तो पार्ट ए कौन देगा? जो ओनर होगा एक तरीके से उसका, या फिर जो उसे हैंडल करता होगा वो देगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये प्रॉपरली कि ओन, मेंटेन और मैनेज वाला पोर्शन, ये वाला। तो इसके साथ साथ जब हम ये सब डिटेल्स भरने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन यहाँ पे आता है कि हमें हैश देनी होती है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था। तो आप जो भी डेटा निकाल के देंगे, जैसे इमेज हुई या फिर कुछ डॉक्यूमेंट फाइल हुई, तब उसका हैश बनाएंगे। जैसे SHA-1, SHA-256, MD5 ये एक टाइप है। आप या तो इनमें से कोई 2 दे दीजिए तो भी चलता है, ऐसा नहीं कि सारे तीनों ही देने होते हैं, आप कोई 2 भी दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी दे रखा है। अगर आपको कोई और जैसे SHA-384 लग रहा है, SHA-512 देने की इच्छा है आपकी, वो भी दे सकते हैं आप। एक पार्ट भी जो कि एक्सपर्ट देता है, उसमें भी वो सेम ही काम करेगा। तो यहाँ पे SHA-1, 256, MD5 वो भी कोई एक चूज कर सकता है, या फिर कोई तीनों के तीनों भी दे सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हैशिंग इम्पोर्टेंट भी है और वो भी है। तो ये जो सेक्शन की जिसके बारे में मैंने बात किया था 63(4)C, ये उसके अंडर ही आता है। अब राइट ब्लॉकर्स क्या होते हैं, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। राइट ब्लॉकर्स एक हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी, आपको पेन ड्राइव मिली है, हार्ड डिस्क मिली है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें कुछ डेटा राइट ना हो, मतलब वन वे ट्रैफिक हो। कई बार आपने देखा होगा, आपने एक पेन ड्राइव आज लगाई आपके सिस्टम पे और कल फिर लगाने गए दूसरे सिस्टम पे तो देखा करप्ट दिखा रही है। तो वो सिनेरियोज ना हो या फिर कुछ भी डेटा उसमें चेंज ना हो, उसके लिए हम राइट ब्लॉकर यूज करते हैं। राइट ब्लॉकर का मतलब ही होता है कोई राइट करने से वो रोकेगा उस पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो अल्टरेशन को अवॉइड करने के लिए हम राइट ब्लॉकर्स यूज करते हैं। तो ये रीड ओनली एक्सेस देगा आपको, बस आप उसमें रीड कर सकते हैं, उसके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्लोनिंग कर सकते हैं, राइट ब्लॉकर लगा के इमेजिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस उसमें ना डिलीट कर पाएंगे आप, ना कुछ एडिशन कर पाएंगे, ना जानबूझ के ना गलती से। तो ये हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ राइट ब्लॉकर्स। इसमें
हमें हेल्पफुल होता है कि ये मेंटेन करने के लिए कि कोई गलती से डेटा राइट तो नहीं हो गया उसके लिए। और हमें ये हेल्पफुल होता है कि हमें प्रूफ कर सकें कि हाँ हमने राइट मेथड्स यूज़ करी थी, जिसके थ्रू हम डेटा निकाला हो या फिर डेटा हमने रीड किया हो या एक्सेस किया हो और कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। हम इसके थ्रू मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं राइट ब्लॉकर के थ्रू। ये लेकिन यूज़ हम तभी करते हैं जब हमारे पास पेन ड्राइव्स मिली है या फिर हार्ड डिस्क मिली है। ये मोबाइल्स के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं जब हम उसमें से डेटा निकालते हैं या फिर कुछ करते हैं, क्योंकि मोबाइल से डेटा निकालना एक अलग प्रोसेस है और बाकी आपके स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा निकालने का अलग अलग प्रोसेस है। वो आपको डिटेल में कभी समझाएंगे उसके बारे में भी, ये चीज़ें हैं। तो जब भी आप हैंडल करें, कोई भी आपको एग्जिबिट मिलता है, जैसे हार्ड डिस्क मिली या पेन ड्राइव मिली क्राइम सीन पे, तो आप उसको डायरेक्टली अपने सिस्टम पे ना लगाएं, क्योंकि अगर आप उसको सिस्टम पे डायरेक्टली लगाते हैं तो चांसेस है कि वो करप्ट हो जाए। तो अगर वो करप्ट हो गई तो फिर उस स्टेट पे उसको वापस उस स्टेट मतलब पुरानी स्टेट पे लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है एनालिसिस भी उस वजह से खराब हो जाए। तो हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि कुछ हम इस तरीके से उसे एक्सेस करें कि उसमें कुछ भी राइट ना हो। तो कई लोग जिनके पास राइट ब्लॉकर्स नहीं होते हैं वो विंडोज रजिस्ट्री के थ्रू भी अपने पोर्ट्स जो अपने लैपटॉप्स होते हैं उनको राइट ब्लॉक कर सकते हैं। कई बार आपने कोई सिस्टम देखा होगा साइबर कैफेज में वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर वो राइट ब्लॉक कर देते हैं अपने पोर्ट्स को, ताकि कोई पेन ड्राइव अगर लगाए भी तो कुछ डेटा कॉपी ना कर पाए या कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कॉपी ना कर पाए। ये नॉर्मली बड़े बड़े होटल्स में या फिर साइबर कैफेज में यूज़ होता है ये। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो जब हम किसी की इमेजिंग भी कर रहे हैं, क्लोनिंग भी कर रहे हैं, तो हम राइट ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर हाँ हम जब वो बनाते हैं, जैसे हमें हैश बनानी हो, हैश निकालनी हो कोई हार्ड डिस्क की, और हम फॉर एग्जांपल लेट से इमेज बना रहे हैं, इमेज की हैश बना रहे हैं, या फिर हमने क्लाउड का डेटा निकाला है उसकी हैश बना रहे हैं, तब भी हम राइट ब्लॉकर यूज़ करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो यहाँ पे मैं वही बता रहा था ये हैशिंग के बारे में। तो हैशिंग के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, MD5 SHA-1 to 56। उसके लिए आप जैसे बेसिकली हम हैश कैल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा होता है ये इस तरीके से। आप इनको यूज़ करके इसमें कुछ भी यहाँ पे डालेंगे। फॉर एग्जांपल लेट से मैं अपनी प्रेजेंटेशन इसमें डालता हूँ जो कि डेस्कटॉप पे है, और यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दूंगा और कैलकुलेट करना, तो हैश हो जाएगी। ये हैश है एक तरीके से। ये हैश हम आपके जो सर्टिफिकेट है उसमें पुट कर देंगे। इनमें से आप जैसे हमने 3 बनाई है, तीनों की 3 लिख सकते हैं। सबका आप देख रहे होंगे डिजिट के नंबर्स अलग अलग हैं। जैसे MD5 32 डिजिट की होती है, ये हमेशा 32 डिजिट की ही होगी, भले आपका जो आपने यहाँ डेटा डाला है वो कितने भी साइज़ का क्यों ना हो। वैसे SHA-1 अराउंड 60 की होती है। वैसे ये उतना कॉम्प्लेक्स होते जाता है, तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी 2 दे सकते हैं या फिर 1 भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। या फिर अदर एक्सेप्टेबल में नॉर्मली हमारा 384 और 512 आता है, बाकी नहीं आते हैं क्योंकि ये उतने एफिशिएंट नहीं है। वो पहले हुआ करते थे, अभी उनको ब्रेक किया जा चुका है, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है हैश कोलिजन वाला। उस वजह से हम ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी। जैसे MD4 अब यूज़ का नहीं है, MD2 अब यूज़ नहीं होता, पनामा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इनको देखें तो ये काफ़ी छोटा एक आउटपुट है। तो ये रहा हमारा हैशिंग वाला कंसेप्ट। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क, जैसा भी है। सर सैनकॉप्स में। जी जी चंडीगढ़ वाला सर।
सर हमारे सेक्टर 18 में ऑफिस है, 18A में, वहाँ पे बैठते हैं जी। नाइस सर। हाँ सर। ओके 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 सर। ओके ओके। जी जी जी। जी जी। करण करण। जी जी जी, साथ में ही। नहीं नहीं, मैं एनआई से, मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ सर। मैं एनआई सीएफएस से, हाँ। नाइस सेशन, थैंक यू सर विकास सर और करण सर। और थैंक थैंक यू यू। सर डीएसपी सर चंडीगढ़ के, जिन्होंने ऐसे हमारे लिए यानी एक सेशन अरेंज किया सर, सभी को यानी अलाउ भी किया सबको सेशन देने का। थैंक यू सर। और सबने एंजॉय किया कि ऐसा सेशन आपको पेड में भी नहीं मिलेगा, यानी जो इन्होंने बताया इतना इन डेप्थ कैलकुलेशन, वो भी आपको पेड में भी इतना इन डेप्थ नहीं बताते। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी वेलकम सर, मच। वेलकम। और आपका रिव्यू अच्छा बताना, सर को भी अच्छा लगे कि इनकी मेहनत पे यानी अच्छा वो लगे कि सफल मिले। हम पर्सनली कनेक्ट कर लेंगे डीप फेक के लिए। ओके, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर ऑलरेडी मैसेज में ड्रॉप किया हुआ है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलिए, थैंक यू सर, गुड नाइट सबको।